So hello everyone, today we are going to start with chapter number 5 of your EIS core banking system. ठीक है, तो कोर वर्ड का मतलब क्या होता है पहले ये समझो. कोर का फुल फॉर्म बताओ क्या है. मैंने लिख रखा है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज. सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज. यहां पे इस चैप्टर में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि जो बैंक्स होता है ना, इतने सारे कमर्शियल बैंक है, इतने सारे उनके ब्रांचेस है, फिर सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इतने सारे. अच्छा, जो ब्रांचेस है वो खाली एक स्टेट में लोकेटेड नहीं है, इनफैक्ट दे आर स्प्रेड इन सो मेनी स्टेट. एंड कितने सारे ब्रांचेस तो ग्लोबल लेवल पे स्प्रेड है, दे आर स्प्रेड इवन आउटसाइड द होम कंट्री, है ना. तो इतना सारा जो ब्रांचेस है, तो सारा सेंट्रलाइज डेटाबेस कैसे मेंटेन होता है, सारे बैंक्स जो है परफॉर्म कैसे करते हैं, उनका डे टू डे ऑपरेशंस कैसे कैरी होता है. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये सीखना है कि एक कमर्शियल बैंक फंक्शन कैसे करता है विथ इट सो मेनी ब्रांचेस स्प्रेड. ठीक है, एक जमाना था जब क्या होता था ना, जब कोर बैंकिंग नहीं था, जब ऑनलाइन बैंकिंग की सेवा नहीं थी आपके पास, इंटरनेट बैंकिंग की सेवा नहीं थी, तब लंबे लंबे बैंक्स में जाकर हमें लंबे लंबे लाइन लगाने पड़ते थे कोई भी चीज के लिए, इवन अकाउंट स्टेटस इंक्वायरी के लिए कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, इनफैक्ट कैश डिपॉजिट करने के लिए, उसके अलावा चेक्स जमा करने के लिए कितना लंबा लंबा लाइन लगाना पड़ता था. और फिर उसके बाद वर्किंग आवर्स थे बैंक्स के, उस वर्किंग आवर्स के बाहर आप कोई भी अपना काम जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते थे. लेकिन अभी थैंक्स टू ई सर्विसेज, है ना, थैंक्स टू ई बैंकिंग सर्विसेज, आजकल इतने सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो आप कभी भी परफॉर्म कर सकते हो, है ना. बैंकिंग ऑपरेशंस इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आप घर बैठे या अपने ऑफिस में बैठे कभी भी एज पर योर कन्वीनियंस आप अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हो ना, रियल टाइम बेसिस, है ना. और रियल टाइम स्टेटस अपडेशन होता है. जैसे मान लो आपने किसी के नाम में चेक इशू किया, चेक काट कर दिया, समझ में आए, तो रियल टाइम ऑल द स्टेटस आर गेटिंग अपडेटेड. आप रियल टाइम स्टेटस देख सकते हो घर ही बैठे, समझ में आ रहा है. लेकिन पहले सब फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं था, तो कोर बैंकिंग की वजह से ये सब पॉसिबल है. कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर की वजह से ये सब पॉसिबल है. आजकल बैंक जो है बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर लगा के रखा है, एकदम महंगा वाला सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर, लाइक कॉमन सॉफ्टवेयर. यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर का बात नहीं हो रहा है जिसमें आप लोग काम कर रहे हो, यहाँ बैंक्स का सॉफ्टवेयर का बात हो रहा है जो बड़े बड़ी बैंकिंग कंपनियां लगा रखी है, ताकि वो इतने बड़े लार्ज कस्टमर बेस को मेंटेन कर सके, कस्टमर डेटा को, इंप्लॉय डेटा को, फिर उसके बाद जिनको लोन दिया जा रहा है, फिक्स डिपॉजिट लिया जा रहा है, सारे डेटा को मेंटेन करना, सबका अलग अलग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट है, सेंट्रलाइज डेटाबेस मेंटेन करके रखा है. तो अलग अलग सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर, करोड़ों से भी ऊपर का सॉफ्टवेयर उन लोग लगा के रखे अपने सिस्टम में, है ना, क्योंकि उन्हें करोड़ों लोगों को सर्व करना है. एंड यू नो द नेम ऑफ दो सॉफ्टवेयर. मतलब ईआरपी एक नॉर्मल ईआरपी से नहीं चलेगा बैंकिंग सॉफ्टवेयर में. There are different kind of application software which big banking companies have installed in their end, and the name of those software you must have heard about Finacle software. ये एक माइंड ब्लोइंग सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें कोर सिस्टम पॉसिबल है, सेंट्रलाइज बैंकिंग करना पॉसिबल है. और ये फिनैकल सॉफ्टवेयर किस कंपनी ने डेवलप किया, एनी आइडिया? इट्स एन इंडियन कंपनी, इट्स एन लीडिंग इंडियन सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बहुत फेमस है, इन्फोसिस ने. ठीक है, इन्फोसिस फाउंडेड बाय 7 इंजीनियर्स. ठीक है, पता है ना इन्फोसिस का नाम. इट्स अ सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. फिनैकल उसी का प्रोडक्ट है. तो बड़ी बड़ी जो बैंक्स होती है वो फिनैकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखती है ताकि वो कोर बैंकिंग सिस्टम को केटर कर सके. हैव यू हर्ड अबाउट फिनैकल विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ इन्फोसिस? इन्फोसिस के बारे में तो सुने होंगे, एनआर नारायण मूर्ति, नंदन नीलकनी, है ना, दे आर द को-फाउंडर्स ऑफ इन्फोसिस. सुना है ना इन्फोसिस के बारे में? यस और नो? कम ऑन टेल मी, इन्फोसिस के बारे में तो सुना होगा. तो अब याद हुआ, एक प्रोडक्ट तो मैंने आपको याद करा दिया. जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा ना बड़े बड़े बैंक्स को ये कोर बैंकिंग पॉसिबल करने के लिए, तो फिनैकल इज एन एग्जांपल ऑफ दैट प्रोडक्ट. ठीक है, विच इज डेवलप्ड बाय इन्फोसिस. वैसे अलग अलग है, बैंकमेट है एक सॉफ्टवेयर का नाम, फिनैकल है. ठीक है, एक्सक्यूज मी. वैसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर है जो मैं आपको पढ़ाऊंगी. ठीक है, तो ये सब अलग अलग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज है जिन लोग से हमें सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है. हमें नहीं खरीदना पड़ता है एक्चुअली में, बड़े बड़े बैंक्स को खरीदना पड़ता है. जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, पीएनबी है, एसबीआई है. ठीक है, इवन मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है ये खाली इंडियन बैंक्स नहीं यूज करते, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है. बहुत सारे ग्लोबल सॉफ्टवेयर भी है जो हमारे इंडियन बैंक्स भी यूज करते हैं. ऑलराइट, तो हमें इस चैप्टर में ये डिस्कस करना है कि फंक्शन कैसे होता है. ये जो बैंक्स इतना परफॉर्म करते हैं, आपको सिर्फ आज तक फ्रंट एंड ऑपरेशंस के बारे में पता है कि आप एटीएम में जाते हो, एटीएम में अपना पिन डालते हो, फिर उसके बाद आपको आपका बैलेंस दिखा देता है, आप रुपया निकाल लेते हो. पीछे में क्या होता है आपको नहीं पता, बैक एंड में क्या परफॉर्मेंस होता है.
एटीएम से कैसे पैसा निकल कर आता है, एटीएम किससे जुड़ा हुआ है, किस सर्वर से जुड़ा हुआ, वो सर्वर किस डेटाबेस सर्वर से जुड़ा हुआ है, एटीएम किस एप्लीकेशन सर्वर से जुड़ा हुआ, एप्लीकेशन सर्वर किस डेटाबेस सर्वर से जुड़ा हुआ है, कैसे आपका रुपया आ जाता है, कैसे एटीएम मशीन को पता चल जाता है कि ये कस्टमर ऑथोराइज कस्टमर, इसको सैंक्शन कर दो, पैसा दे दो, इंफॉर्मेशन कहां से आता है। तो यही हमें पढ़ना है कोर बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरा सीखने वाले हैं कि किस तरह से इंटरनेट बैंकिंग फंक्शन करता है, एटीएम फंक्शन करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो याद है मैंने ई कॉमर्स वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में कुछ बताया था कि एक आर्किटेक्चर कैसा होता है, बताया था ना क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मैंने बोला था क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, प्रेजेंटेशन टीयर, डेटाबेस टीयर, जो कि अभी चैप्टर 2 में भी हालांकि हम लोगों ने अभी कुछ ही टाइम पहले पढ़ा था। बोला था ना एप्लीकेशन लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है, डेटाबेस लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर इंटरफेस एक्ट करता है विद द यूजर एंड विद द सिस्टम, एप्लीकेशन लेयर कैलकुलेशंस एंड ऑल परफॉर्म करता है, प्रोसेसिंग करता है, और सारे इंफॉर्मेशन जाके स्टोर होते हैं डेटाबेस लेयर में। 3 टियर स्ट्रक्चर पढ़ाया था ना, तो वही यहाँ पे हम लोग अभी। तो सबसे पता है आपको बेसिक चीज जो है आपके बुक्स में पहला 10 से 15 पेज दिया हुआ है कि कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या होता है, वो मैं पहले आज नहीं पढ़ाने वाली हूँ, बहुत इजी टॉपिक है, वो हम लोग बाद में भी कवर अप कर लेंगे। तो इस चैप्टर का जो जान है जिससे क्वेश्चंस आता है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा मैं डेविएट होंगी, आज मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊंगी, मैं बीच से पढ़ाऊंगी, आर्किटेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसके पहले आपकी बुक्स में दिया हुआ है कमर्शियल बैंक का फंक्शन के बारे में। क्या आपको नहीं पता कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या होता है, बताओ। फिर भी आप चिंता मत करो, नहीं भी पता है तो मैंने आपको बोला ऐसा तो नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मुझे वो टॉपिक इररेलेवेंट लगता है। ऑल्दो से क्वेश्चंस आते हैं लेकिन वो इररेलेवेंट इसीलिए क्योंकि वो आपको आता है ऑलरेडी। बताओ क्या फंक्शन है कमर्शियल बैंक से, आप क्या करते हो, कमर्शियल बैंक क्या करता है, बताओ क्या करता है। आई वॉन्ट द आंसर, टेल मी क्या करता है कमर्शियल बैंक। डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, आपसे पैसा एक्सेप्ट करता है, आपका सेविंग्स लेता है, जमा लेता है। अब बोल रहा है एक्सेप्ट करता है आपसे पैसा, तो ये जो पैसा आपसे एक्सेप्ट करता है इसका अलग अलग फॉर्म होता है। आप अपने बैंक अकाउंट से अलग अलग अकाउंट खोल के रखे हो। आप मुझे बताओ किस किस का यहाँ पे एफडी खुला हुआ है। हाँ, मैं आपसे रुपया नहीं मांग रही हूँ, मैंने जस्ट ऐसे जनरल पूछा। एफडी जब आप अपना लमसम अमाउंट जमा कर देते हो बैंक के संग फॉर अ फिक्स्ड मैच्योरिटी, फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ फिक्स्ड मैच्योरिटी, है ना। सेविंग्स डिपॉजिट है आपका, करंट अकाउंट है आपका, अगर आप कोई बिजनेस करो तो आपने करंट अकाउंट भी खोल रखा होगा। सेविंग डिपॉजिट में बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बट एफडी में सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो ये सब अलग अलग टाइप के डिपॉजिट्स के बारे में बताया। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया एक्सेप्ट डिपॉजिट, लेंडिंग ऑफ लोन, क्रेडिट क्रिएशन, एजेंसी, लॉकर सर्विसेज। तो ये सब फंक्शंस बाद में कर लेंगे बाबा, ये सब तो आपको आता है ना। अब हम लोग मेन चीज करने वाले हैं आर्किटेक्चर ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम। क्या टॉपिक में पढ़ाने वाली हूं बताओ, हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, बताओ क्या। ऑलराइट, तो इसको डिस्कस करने के पहले आप मुझे एक चीज बताओ। अच्छा कुछ लिखना है क्या मैम? अभी नहीं, जब मैं बोलूंगी तब लिखेंगे। और ये वाला चैप्टर हम लोग पूरा इंस्टीट्यूट का मैथ से कवर करेंगे, ठीक है। ऑल्दो मैंने डिजिटल नोट्स रेडी किया है, बट मुझे लगता है ये वाला चैप्टर इंस्टी के मैथ से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे चैप्टर 2 में मैंने आपको रनिंग नोट्स लिखवाया था बहुत जगह, और इनफैक्ट मैंने बोला था वो पूरा मैंने नोट से ही करना है, बट ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा इंस्टी के मैथ से कवर करेंगे, इंस्टीट्यूट का मैथ से। ऑलराइट, सो अभी ध्यान से सुनना, आर्किटेक्चर ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, आपको क्या याद है क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी क्या हुआ करता था? क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ याद है? क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी के बारे में ये आर्किटेक्चर याद है? 2 टियर 3 टियर पढ़ाया था ना मैंने। तो अब मुझे बताओ क्लाइंट क्या होता था, सर्वर क्या होता था? याद है क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी के बारे में? क्लाइंट कौन होता था? क्लाइंट कौन होता था? जो सर्वर से रिक्वेस्ट भेज रहा है, सर्वर से रिक्वेस्ट किया है, क्वेरीज जनरेट किया है ना, वो होता था क्लाइंट। और सर्वर उसका क्वेरी को सॉल्व करके क्लाइंट को दे देता था। ये स्ट्रक्चर याद है ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम में यही स्ट्रक्चर होता है। क्लाइंट क्या करता है? यूजर होता है जो क्वेरी जनरेट करता है, क्वेश्चंस रेज करता है ना, और वो क्वेरीज भेज देता है सर्वर को। सर्वर फिर क्या करता है? क्वेरी का प्रोसेसिंग करता है, उसको जीयूआई में कन्वर्ट करता है। जीयूआई मतलब, इतना बार मैंने जीयूआई यूज किया हर एक क्लास में, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिस भाषा को क्लाइंट समझ सके, समझ में आया, फिर उसको कन्वर्ट करके क्लाइंट को दे देता है और क्लाइंट का पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो यही तो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी होता था। तो बैंकिंग सिस्टम में क्लाइंट कौन कौन हो सकता है? हु आर द क्लाइंट? बैंकिंग सिस्टम में जब आपको बैंक का ऑपरेशंस करना है तो हु कैन बी द क्लाइंट? क्लाइंट कौन हो सकता है बताओ? सर्वर आप समझ गए क्या हुआ? तो सर्वर क्या हुआ, मान लो लेट अस टॉक अबाउट आईसीआईसीआई बैंक।
आईसीआईसीआई बैंक का कितनी जगह ब्रांचेस है, कलकत्ता में इतना सारा ब्रांचेस है, मुंबई में इतना सारा ब्रांचेस है, दिल्ली में इतना सारा ब्रांचेस है। तो ये सारे ब्रांचेस का एक जगह सेंट्रलाइज डेटा रखा हुआ है, सेंट्रल डेटाबेस, ठीक है, एक जगह। ये मेरा हो गया सर्वर, ये देख रहे हो, ये बड़े बड़े सर्वर कंप्यूटर्स है जिसमें आईसीआईसीआई बैंक का जितना भी ब्रांचेस है, सारे ब्रांचेस का डेटा इस सर्वर में स्टोर्ड है। और इसके बाद यहां पे एक एप्लीकेशन सर्वर है जहां पे ये मेरा होस्ट कंप्यूटर है, जहां पे सबसे बड़ा वाला मेन सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, करोड़ों का सॉफ्टवेयर लगा हुआ है इस कंप्यूटर में, जिससे सारे क्वेरी का प्रोसेसिंग होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैंकमेट सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, मैंने बोला ना अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, बैंकमेट सॉफ्टवेयर। तो ये मेरा मेन होस्ट कंप्यूटर है, ये मेरा मेन एप्लीकेशन सर्वर है जहां पे क्लाइंट के सारे क्वेरीज का प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। तो मेन सर्वर आप समझ गए क्या हुआ, एक तो हो गया डेटाबेस सर्वर जहां पे जितने भी आईसीआईसीआई के ब्रांचेस है, ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे, सिटी लेवल पे, सारे ब्रांच के सारे कस्टमर्स के सारे एम्प्लॉइज के सारे ट्रांजैक्शंस के इंफॉर्मेशन कंटेन्ड है इस डेटाबेस सर्वर में। क्लियर है। और उसके अलावा ये होस्ट कंप्यूटर है जिसमें मेन आईसीआईसीआई बैंक का जो मेन सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से वो काम कर पा रहा है, कोर बैंकिंग कर पा रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग कर पा रहा है, वो मेरा बैंकमेट सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल लगा रखा है। ये होस्ट कंप्यूटर है, मेन होस्ट कंप्यूटर, समझ में आया। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट कौन हो गया, अब जैसे मान लो ये एक हो गया एटीएम, ठीक है, क्लाइंट क्या हो गया, ये हो गया एक एटीएम है, आईसीआईसीआई बैंक का ये एटीएम है, कोलकाता ब्रांच का एटीएम, कोलकाता ब्रांच का एटीएम है आईसीआईसीआई बैंक का, समझ में आ रहा है, आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम। तो अब यूजर खड़ा है यहाँ एटीएम में, अपना बैलेंस का क्वेरी चेक कर रहा है, उसको देखना है कि उसका अकाउंट में कितना बैलेंस है, उसका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में, वो चेक करे कि मेरा आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में कितना रुपया है। ध्यान से समझना, ये चैप्टर का जान है, ये समझ लोगे पूरा चैप्टर केक वॉक लगेगा आपको। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे तो पूरा चैप्टर इजी लगने वाला है। सारा कॉन्सेप्ट इसी पर्टिकुलर क्लास में, इसीलिए मैंने ये क्लास में सारे कॉन्सेप्ट देने का सोचा है। तो यहां पे अगर नहीं सुनोगे ध्यान से तो आगे का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। ये टेक्निकल वर्ड सारा सुनो, समझो, लर्न करो। क्लाइंट कौन कौन है मैं आपको बता रही हूं। तो क्लाइंट में मैंने बोला एटीएम, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक का कोलकाता में बड़ा बाजार ब्रांच का एटीएम है, यहाँ पे यूजर अपना क्वेरी जनरेट करके उसको बैलेंस चेक करना है, समझ में आया। तो एटीएम क्या करेगा, एटीएम में वो अपना क्वेरी लिखा, एटीएम मशीन क्या करेगा, एटीएम मशीन क्या करेगा, बताओ, एटीएम मशीन क्या करेगा, एटीएम मशीन सिग्नल भेजेगा, कहां पे सिग्नल भेजेगा, होस्ट कंप्यूटर में, है ना, होस्ट कंप्यूटर में सिग्नल भेजेगा। होस्ट कंप्यूटर क्या करेगा, डेटाबेस सर्वर से उसका डेटा निकालेगा, देखेगा ये कस्टमर का डेटा क्या है, कितना इसका बैलेंस है, और इसका प्रोसेसिंग कर कर एटीएम में डिस्प्ले कर देगा। तो क्लाइंट कौन हुआ, एटीएम क्लाइंट हुआ ना, समझ में, क्लाइंट ने क्वेरी जनरेट किया। तो आईसीआईसीआई बैंक का बड़ा बाजार ब्रांच का जो एटीएम है वो क्लाइंट हुआ, कहने से समझ में आया। तो एटीएम इज अ क्लाइंट। इसके अलावा और कौन कौन क्लाइंट हो सकता है, मान लो, अच्छा एक चीज बताओ आप मुझे, अगर मान लो मेरा बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई में है बट मुझे ना कहीं पे मेरे लोकेलिटी में आईसीआईसीआई का एटीएम नहीं दिखाई दिया, तो क्या मैं एचडीएफसी का एटीएम से पैसा निकाल सकती हूँ? ऑल्दो मेरा बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई में है, क्या मैं एचडीएफसी का बैंक अकाउंट से, बैंक एटीएम से पैसा विड्रॉ कर सकती हूँ? आंसर में यस और नो। क्या मैं कर सकती हूँ? यस और नो। मुझे पैसा विड्रॉ करना है, क्या मैं कर सकती हूँ? यस कर सकते हो। एक कुछ चार्जेस कटता है, कुछ चार्जेस कटता है, वेरी गुड। तो अभी बताओ, ये और एक क्लाइंट आ गया एटीएम किसका, एचडीएफसी बैंक का, एचडीएफसी बैंक का एटीएम। यानी क्लाइंट कौन कौन हो सकता है, क्लाइंट कैन बी द एटीएम ऑफ द सेम बैंक जिसका वो डायरेक्टली सर्वर से कनेक्टेड है, या वो एचडीएफसी का भी एटीएम हो सकता है। तो यानी मैम एचडीएफसी का जो एटीएम है वो भी आईसीआईसीआई बैंक का सर्वर से कनेक्टेड है? जी हाँ, कनेक्टेड है। ये आरबीआई का रेगुलेशन है, क्योंकि इन लोग सब क्या ना सेंट्रलाइज, आरबीआई में सब रिपोर्टिंग करना पड़ता है, आरबीआई में सेंट्रलाइज डेटाबेस है और आरबीआई फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सारे ब्रांचेस को, नहीं तो आपस में उन लोग कैसे काम करेंगे। अब मान लो आईसीआईसीआई का चेक है, वो इशू किया गया, एचडीएफसी में डिपॉजिट करना है, तो एक दूसरे से उन लोग को लिंक होना पड़ेगा कोर बैंकिंग में, नहीं तो पॉसिबल नहीं है इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। तो क्लाइंट कौन हो गया, अब यहाँ पे यूजर जो है वो एचडीएफसी का एटीएम में बैठा और यहाँ पे यूजर आईसीआईसीआई का एटीएम में बैठा था, तो दोनों ही क्लाइंट हो गए, दोनों ही क्लाइंट हो गए ना, समझ में आ रहा है, दोनों ही क्या हो गया, मेरा क्लाइंट कंप्यूटर हो गया, क्लाइंट। क्लियर है, जिन्होंने क्वेरी जनरेट किया। तो एटीएम चाहे वो आईसीआईसीआई का हो, एटीएम चाहे एचडीएफसी का, दोनों क्लाइंट हो गया। और सर्वर कौन हो गया, जहां पे आईसीआईसीआई का मेन सर्वर कंप्यूटर रखा हुआ है, होस्ट कंप्यूटर रखा हुआ है, जहां पे कंपनी का मेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, मे बी बैंकमेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है या फिनाकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, एनीथिंग, ठीक है।
क्लियर है? या फिर बैंक सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है, और एक सॉफ्टवेयर का नाम है BANCS, बैंक सॉफ्टवेयर। ओके, अब और क्या हो सकता है? आप मजे से अपने घर पे बैठे हो, ध्यान से सुनना, ये आपका लैपटॉप है, आपने यहां पर आईसीआईसीआई का वेबसाइट खोला इंटरनेट बैंकिंग के जरिए। इंटरनेट बैंकिंग करते हो ना, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है? अब वहां पे इंटरनेट बैंकिंग क्यों खोला? आपको कुछ करना है, मान लो कोई आरटीजीएस करना है, एनईएफटी करना है, तो आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए घर पे बैठे हो, कहां पे बैठे हो? होम। और आपने मस्त से अपना लैपटॉप खोला और आईसीआईसीआई का क्या खोला? वेबसाइट खोला, www.iciicidirect.com। ठीक है? तो ये जो आप किए इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, तो ये भी तो मेरा क्लाइंट हो गया। अब यहाँ पे आप जो भी करोगे आरटीजीएस एंड ऑल, ये कैसे पॉसिबल है? ये अगेन ये किससे कनेक्ट होने वाला है? आपके मेन सर्वर से। आईसीआईसीआई का मेन सर्वर से कनेक्ट होगा, देखेगा, तभी तो खुलेगा। अब आप जैसे ही अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हो, आपका अकाउंट खुल जाता है। कैसे खुल जाता है? ऑथेंटिकेट करके कैसे खुल जाता है? सारा डिटेल्स आ जाता है कि आपने इतने ट्रांजैक्शन किया, आपका इतना विड्रॉल है, इतना रिसीट है, इतना चेक जमा हुआ है, इतना चेक इशू हुआ है, इतना डेबिट बैलेंस है, इतना क्रेडिट बैलेंस है। कैसे सब इंफॉर्मेशन आ जाता है? कैसे? क्योंकि ये कनेक्टेड है ना। और ये सारा इंफॉर्मेशन कौन ला कर दे रहा है? प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग करता है। कहां से प्रोसेसिंग करता है? इंफॉर्मेशन गैदर करता है डेटाबेस से। डेटाबेस में सारे इंफॉर्मेशन कंटेंट है और उसको प्रोसेसिंग करके आपको दे देता है। तो आप कौन हो गए? क्लाइंट हो गए। तो यानी इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी जब आप इंफॉर्मेशन एक्सेस करो तो भी क्लाइंट है। एटीएम के जरिए करो, एटीएम भी क्लाइंट है। एटीएम ऑफ द सेम बैंक या एटीएम ऑफ द डिफरेंट बैंक, या फिर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए। समझ में आ रहा है? होम में या फिर ऑफिस में या फिर मोबाइल ऐप। आजकल इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल में भी होता है, मोबाइल फोन। मतलब आपको यहाँ पे वेब ब्राउजर या वेब सर्वर खोलने का दरकार नहीं है, एप्लीकेशन खोलने का दरकार नहीं है। यहाँ पे मैंने www.icici.com खोला, एक एप्लीकेशन खोला है ना, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? मोबाइल ऐप में यहाँ पे मुझे वेब ब्राउजर और वेब सर्वर का दरकार था, बट यहाँ पे मुझे सर्वर का दरकार नहीं। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने इंस्टा बिज ऐप डाउनलोड कर रखा है अपने मोबाइल फोन में। इंस्टा बिज ऐप पे क्लिक किया, डायरेक्टली आईडी पासवर्ड डाला, मुझे कनेक्ट कर दिया गया। अगेन क्या हुआ? मुझे कनेक्ट कर दिया गया, है ना। तो इंस्टा बिज ऐप अगेन ये भी क्या हो गया? क्लाइंट हो गया। मोबाइल ऐप, समझ में आ रहा है? तो ये मोबाइल ऐप इज अगेन क्लाइंट। समझ में आ रहा है? क्लाइंट से मोबाइल ऐप के जरिए आप क्या करो? रिक्वेस्ट जनरेट करो, क्वेरी जनरेट करो। क्वेरी कैन बी एनीथिंग। अगेन आप कुछ भी देख सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल आपको आपका बैलेंस चेक करना है, आपको ट्रांसफर करना है, व्हाटएवर। क्लियर है? तो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ये सारे क्या हो गए? क्लाइंट हो गए। समझ में आ रहा है? और सर्वर कौन हो गया? जहां पे आपका मेन आईसीआईसीआई का सारा डेटा स्टोर्ड है। बड़े सारे कंप्यूटर, एक मेन फ्रेम, सुपर फ्रेम कंप्यूटर होगा, करोड़ों का कंप्यूटर होगा, है ना। और जहां पे करोड़ों का सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है। कौन सा सॉफ्टवेयर? कोई भी, उनका मर्जी। फिनेकल लगाएगा कि बैंकमेट लगाएगा कि बैंक्स लगाएगा, जो भी सॉफ्टवेयर उनको लगाना है। ठीक है? अब इसके अलावा और क्लाइंट कौन होगा? एनी आइडिया? और क्लाइंट कौन होगा? बता सकते हो? बता सकते हो और कौन क्लाइंट होगा? और कैसे आप कर सकते हो? और कौन क्वेरी? अरे बैंक का खुद का ब्रांच, बैंक का जो ब्रांच होता है, बैंक ब्रांच। कितना बार हम लोग फिजिकली भी तो जाकर इंक्वायरी करते हैं, वही पहले पुराना वाला टाइम। बैंक का ब्रांच में क्लाइंट तब कौन हो गया? वहां पे जो आदमी बैठा हुआ है, आपका बैंक का मैनेजर, है ना। बैंक का मैनेजर यहाँ कंप्यूटर, बड़ा सारा कंप्यूटर खोलकर बैठा हुआ है। यहाँ पे क्या कर रहा है? टिकटॉक प्रोसेसिंग कर रहा है। यहाँ पे कौन खड़ा है? यूजर ने पूछा कि मेरा अकाउंट बैलेंस देखकर बताओ, तो फिर क्या करेगा? ये जो बैंकर है उसका नाम डालेगा, उसका डिटेल्स डालेगा, तो ऑटोमेटिकली पूरा उसका अकाउंट खुल जाएगा। तो ये भी किससे कनेक्टेड है? क्यों इसको दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये किससे कनेक्टेड? अगेन मेन सर्वर से कनेक्टेड है। तो बैंक ब्रांच भी क्या चीज का एग्जांपल हो गया? क्लाइंट का। और क्लाइंट का एग्जांपल क्या हो गया? फोन करते हो ना, कस्टमर सर्विस में कॉल करके क्वेरीज करते हो ना, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हो ना, फोन एसएमएस करते हो। ठीक है? तो फोन बैंकिंग, समझ में आया? तो हो गया मेरा फोन के थ्रू, जो हम लोग फोन के थ्रू क्वेरीज करते हैं। एक नंबर नहीं होता टोल फ्री नंबर, उसमें आप फोन करके अपना अकाउंट बैलेंस एंड ऑल जान सकते हो। या फिर स्टॉप पेमेंट करना है, कोई चेक मान लो डेबिट कार्ड को ब्लॉक करवाना है, गलती से किसी ने चोरी कर लिया या कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो फोन बैंकिंग ही तो यूज करते हैं। फोन में कॉल करके हम लोग रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं बैंक्स के, तो उसके जरिए भी तो कैसे आप अपना डिटेल बोलते हो, लोग चेक कर लेते हैं, वो भी तो कनेक्टेड है ना सब सर्वर से। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? क्लाइंट हो गए। ये सारे के सारे क्लाइंट हो गए। तो अब मुझे बताओ, हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं? कोर बैंकिंग का आर्किटेक्चर, जिसमें मैंने बोला दो चीज, क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट में कौन कौन आ गए? एटीएम क्लाइंट हो गया। ठीक है? एटीएम सेम बैंक का या दूसरा बैंक का। समझ में आया? फिर उसके बाद जब घर या ऑफिस से बैठे हो, अपना आराम से इंटरनेट बैंकिंग के जरिए कर रहे हो या मोबाइल ऐप के जरिए कर रहे हो, ठीक है, या फिर फोन बैंकिंग, मतलब समझ गए, फोन में कॉल करके या एसएमएस के थ्रू कर रहे हो या बैंक का ब्रांच में करके कर रहे हो, क्वेरीज इन लोग ही तो जनरेट कर रहे हैं।
और ये क्वेरीज का प्रोसेसिंग करके उनको सोल्यूशन कौन दे रहा है? सर्वर। और सर्वर कहाँ पे है? कहीं पे है जहां पे मेन कंप्यूटर आईसीआईसीआई बैंक का पड़ा हुआ है, जहां पे जितने भी ब्रांचेस है आईसीआईसीआई बैंक के ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे, सारे कस्टमर के, सारे इंप्लॉइज के सारे इंफॉर्मेशन वहां स्टोर्ड है बैक एंड ऑफिस में, है ना। और फिर वहां पे एक और कंप्यूटर है जिसको होस्ट कंप्यूटर बोला गया है, जहां पे कंपनी का मेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मैनेज करे ये सारी चीज को, वो सॉफ्टवेयर लगाया गया है। और वो सॉफ्टवेयर का एग्जांपल मैंने बोला बैंकमेट, फिनैकल, ठीक है, क्लियर है? दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो होस्ट कंप्यूटर में, मेन कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। बताओ क्लाइंट और सर्वर का मतलब समझ में आया कि नहीं? ठीक है, सॉफ्टवेयर का नाम बताओ। मैंने एक बोला बैंकमेट, हो सकता है एचडीएफसी ने क्या लगा रखा है? फिनैकल। पीएनबी में मान लो लगा रखा है फिन1, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर है। फिर मैंने आपको और एक बताया था फिनैकल, ओके, फिनैकल, फिन1। फिर मैंने आपको बोला एक, ठीक है, बैंक्स, सब अलग अलग सॉफ्टवेयर के नाम है। बैंकमेट, फिनैकल, लर्न करो मेरे संग, ये सब पूछता है, फिन1, बैंक्स, तो ये सारे वर्ड्स को आपको लर्न करना है। बताओ ये पूरा पिक्चर क्लियर है? अगर ये पिक्चर क्लियर है तो अब हम लोग मेन आर्किटेक्चर सीखेंगे। अब मैं मेन आर्किटेक्चर का डायग्राम बनाने वाली हूं, ठीक है। ये पिक्चर क्लियर है कि नहीं? यहां तक देख लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछो। ये पिक्चर क्लियर है? कोई डाउट है? बताओ क्लियर है कि नहीं। अगर ये पिक्चर क्लियर है तो अब मेन डायग्राम के लिए रेडी हो। अभी मैंने मेन डायग्राम नहीं बनाया है, अभी मैंने आपको जस्ट प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन बताया, तो इसलिए मैंने बोला ये वाला क्लास आप समझ लोगे ना, आपको पूरा चैप्टर इजी लगने वाला है। बच्चे यहीं पर आकर अटकते हैं क्योंकि ये चीज समझाया नहीं जाता ठीक से। अब देखो ध्यान से, क्लाइंट कौन होता है, सर्वर कौन होता है, सब समझ चुके हो। अब हम लोग मेन आर्किटेक्चर करने वाले हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द मेन आर्किटेक्चर। हमें ड्रॉ करना है मैम, हाँ करना, लेकिन अभी नहीं, पहले समझो फिर ड्रॉ करना, ठीक है। ये कोई बताएगा क्या है? इतना बार मैंने ये बनाया है ये डायग्राम, तो आप बता ही सकते हो ये क्या है। इतनी बार मैंने ये डायग्राम बनाया है तो आप आराम से बता सकते हो ये क्या है। क्या है बताओ? ये आपका मेन डेटाबेस सर्वर है। क्या है मैम ये डेटाबेस सर्वर? डेटाबेस सर्वर क्या है? अभी तो मैंने बताया ऊपर में, बताओ क्या है इसमें, क्या है? आप मुझे अपने आप बताओ इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आईसीआईसीआई बैंक आर्किटेक्चर डिस्कस कर रही हूं, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सारे मास्टर डेटा है, जितने भी कस्टमर आईसीआईसीआई बैंक के सबका डेटा, प्लेस ऑफ बर्थ, लोकेशन डिटेल, अकाउंट डिटेल, आईडी, पासवर्ड, सब इसके अंदर स्टोर्ड है। जितने इंप्लॉइज काम कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक में उनका भी डेटा स्टोर्ड है। जितना आईसीआईसीआई बैंक सर्विसेज देता है, एफडी का, लोन का, सब कुछ इसके अंदर स्टोर्ड है। कौन से लोन में कितना रेट्स एप्लीकेबल होगा, सब कुछ इसके अंदर स्टोर्ड है। अच्छा खाली क्लाइंट का डिटेल नहीं, इंप्लॉइज का भी डिटेल स्टोर्ड है, सब कुछ, पूरा बैक एंड, एवरीथिंग इज स्टोर्ड हियर। क्लियर है यहां तक? अब ये क्या बनाया मैम आपने? ये बड़ा सारा कंप्यूटर है, सुपर फ्रेम कंप्यूटर, होस्ट कंप्यूटर है मेरा आईसीआईसीआई बैंक का मेन कंप्यूटर, होस्ट कंप्यूटर, जिसमें क्या लगा हुआ है बताओ? जिसके अंदर क्या लगा हुआ है? कम ऑन टेल मी, इसके अंदर क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है इसके अंदर बताओ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अंदर क्या लगा हुआ है? मेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो करोड़ों का आता है, ठीक है। ये मेरा होस्ट कंप्यूटर है जिसके अंदर मेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। एग्जांपल मान लो मैंने फिनैकल का सॉफ्टवेयर ले रखा है। मैं मतलब आप समझ गए, जब भी मैं बोल रही हूं मतलब मैं कॉमन आदमी नहीं, बैंक, ओके। फिनैकल होस्ट कंप्यूटर,
ठीक है, एकदम बड़ा सारा कंप्यूटर है जिसके अंदर सारे प्रोसेसिंग हो रहे हैं। ठीक है, जो भी क्वेरीज आता है ना, किसका क्वेरीज आता है? क्लाइंट का। तो ये क्वेरीज कौन रिजॉल्व करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कहां से? डेटा को ढूंढकर डेटाबेस सर्वर से। समझ में आया? सो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर्वर हो गया, ये एप्लीकेशन सर्वर है मेरा, ये मेरा हो गया एप्लीकेशन सर्वर, ये मेरा हो गया एप्लीकेशन सर्वर। ये क्या करता है? ये सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, प्रोसेसिंग करता है, परफॉर्म्स प्रोसेसिंग। ये क्या करता है? परफॉर्म करता है प्रोसेसिंग को, है ना। ये क्या करता है? एप्लीकेशन सर्वर है जो सारे प्रोसेसिंग को परफॉर्म करता है। इसको आप डेटा सेंटर भी बोल सकते हो, यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज डेटा सेंटर। इसको हम लोग डेटा सेंटर भी बोल सकते हैं। डेटा सेंटर बोल लो, होस्ट कंप्यूटर बोल लो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल लो, एप्लीकेशन सर्वर बोल लो, सुपर फ्रेम कंप्यूटर बोल लो, कुछ भी बोलना है बोल लो, जो आपका इच्छा। क्लियर है? अब देखो क्या हो रहा है। अब ध्यान से समझना। अब डायरेक्टली क्लाइंट नहीं आएगा। अब डायरेक्टली क्लाइंट क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से बात नहीं करता। अगर क्लाइंट डायरेक्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से बात करेगा, आप समझ रहे हो कितना दिक्कत हो सकता है, सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे। इतने सारे क्लाइंट, इतना सारा ब्रांचेस, सारे क्लाइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली मांग रहे हैं डेटा, नॉट पॉसिबल। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है ना, अलग अलग फर्दर डिवाइड कर रखा है चैनल्स में, अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग चैनल्स को डिवाइड कर रखा है। लाइक एटीएम के लिए एटीएम चैनल सर्वर, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटरनेट बैंकिंग सर्वर, इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर। वैसे ही आपका मोबाइल बैंकिंग के लिए मोबाइल बैंकिंग चैनल सर्वर। तो अलग अलग चैनल्स बनाया हुआ है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली क्लाइंट को मेन सॉफ्टवेयर के संग बात करने नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज आ जाएगी। क्योंकि अगर ये ब्रीच हो गया, इसका सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, तो आप पूरा बैंक का डेटा, पूरा बैंक जो है वो चोरी हो सकता है, पूरा बैंक का पैसा चोरी हो सकता है, बैंक का अकाउंट लीक आउट हो सकता है। बहुत ही ज्यादा सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम क्लाइंट को डायरेक्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक्सेस दे सके। तो बीच में कौन आ जाता है? बीच में कौन आ जाता है आप मुझे बताओ? बीच में मैंने क्या बोला? चैनल्स आ जाते हैं, और हर एक क्लाइंट के लिए अलग अलग चैनल। तो अभी सबसे पहले मैंने एक क्लाइंट का नाम बताया था, बताओ क्या बोला था? एटीएम का क्लाइंट है, एटीएम क्लाइंट था ना, तो क्या बोला? एटीएम चैनल सर्वर, ठीक है, एटीएम का चैनल सर्वर अलग, एटीएम चैनल सर्वर। और बताओ और कौन कौन होगा? और बताओ कौन कौन होगा? एटीएम चैनल सर्वर, इसके बाद बताओ। आईवीआर चैनल सर्वर, ठीक है। व्हाट इज दिस आईवीआर चैनल सर्वर? फोन बैंकिंग के लिए, जो फोन में आप करते हो ना फोन बैंकिंग, उसके लिए आईवीआर चैनल सर्वर है। जैसे अभी देखो ये सब वर्ड्स एक बार आपको सुनने में तकलीफ होगी, लेकिन बहुत इजी, आप सुनो एकदम इजीली लर्न होगा। फिर उसके बाद ब्रांच के लिए ब्रांच सर्वर, ब्रांच क्लाइंट था ना, तो ब्रांच सर्वर। फिर उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटरनेट बैंकिंग सर्वर, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर। फिर वो एसएमएस वाला सर्विस के लिए, हम लोग की तरह एसएमएस करके नहीं पूछते बैंक का क्वेरीज एंड ऑल, एक नंबर होता है उसमें एसएमएस करोगे तो आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो एसएमएस सर्वर, जिसको हम लोग वेब भी बोलते हैं, वेब चैनल सर्वर। तो इस तरह से ये अलग अलग क्या क्रिएट कर दिया मुझे बताओ? चैनल्स क्रिएट कर दिया गया, ठीक है। तो अब बेसिकली जब क्लाइंट आ रहा है, जब फॉर एग्जांपल अब एटीएम चैनल सर्वर का और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हो क्या रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा हो गया एक एटीएम कोलकाता में, ये एक दिल्ली में एटीएम है, ये एक मुंबई में एटीएम है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ना, ये जो एटीएम है, एटीएम मशीन 1 मुंबई का, ये एटीएम मशीन 2 दिल्ली का। तो अब इन लोग क्या हो रहा है, क्लाइंट हो गया। तो अब ये क्लाइंट लोग क्या डायरेक्टली जाकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करेगा? आईसीआईसीआई बैंक का मेन एप्लीकेशन से नहीं। ये सब अलग अलग जो एटीएम के ब्रांचेस है ना, इनके लिए डिवीजन बना दिया गया। ये डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट करेंगे? एटीएम चैनल सर्वर से। तो एटीएम 1 मुंबई का जो एटीएम सर्वर है, वो एटीएम चैनल सर्वर से अपना बैलेंस देख रहा है। ये किससे कम्युनिकेट कर रहा है? ये इससे कर रहा है। फिर ये कहां से ला रहा है डेटा? ये कम्युनिकेट कर रहा है आपका मेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका किससे कम्युनिकेट कर रहा है? डेटाबेस सर्वर से। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस फ्लो। तो कुछ नहीं है, क्लाइंट सर्वर जो था वही है, बस यहां पे एक एक्स्ट्रा सर्वर ला दिया गया है चैनल सर्वर बोलकर। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली अगर आप मेन कंपनी का, मेन बैंक का सॉफ्टवेयर सर्वर में, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कनेक्शन दे दोगे, एक्सेस दे दोगे क्लाइंट को, तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स, इश्यूज आ जाएंगे। इसीलिए एक अलग से इंटरमीडियरी घुसा दिया, उस इंटरमीडियरी का नाम है चैनल सर्वर, ठीक है।
चैनल सर्वर किसके बीच में इंटरमीडियरी एक्ट कर रहा है? क्लाइंट के बीच में और कंपनी का, यानी बैंक का, कंपनी मतलब बैंक, जो मेन उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर्वर है उसके बीच में। तो कुछ नहीं, यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आ गया, चैनल सर्वर। ठीक है, एक चीज क्या एक्स्ट्रा आ गया बताओ? चैनल सर्वर। एक चीज क्या एक्स्ट्रा आ गया? चैनल सर्वर। बात बाकी पूरा सेम। तो चैनल सर्वर क्या हो रहा है? इट इज एक्टिंग लाइक एन इंटरफेस बिटवीन द क्लाइंट, बिटवीन द एक्चुअल क्लाइंट एंड बिटवीन द मेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मेन एप्लीकेशन सर्वर ऑफ द आईसीआईसीआई बैंक। और हर एक चैनल, हर एक क्लाइंट का अलग अलग चैनल सर्वर बना दिया गया। जैसे एटीएम एक क्लाइंट है, उसका एक चैनल सर्वर। ठीक है, मोबाइल से जो करते हो, मोबाइल में करते हो ना, मोबाइल में फोन करके, मोबाइल ऐप यूज करके, तो फोन्स के लिए आईवीआर सर्वर। आईवीआर चैनल सर्वर किसके लिए? फोन्स के लिए। जो फोन में आप नहीं पूछते हो कॉल करके, जैसे एक टोल फ्री नंबर होता है आईसीआईसीआई बैंक, आपने उसमें कॉल किया तो बोलता है वेलकम टू दी आईसीआईसीआई बैंक, फिर उसमें बोलता है आपको कि डायल द एक्सटेंशन नंबर, फिर उसमें आपको बोलता है ना कि आप अपना कुछ डिटेल शेयर करो, मतलब उसमें कुछ ये नंबर्स है वो आप उसको टाइप करो, फिर उसके बाद आपको कनेक्ट किया जाता है, आपको फिर बता दिया जाता है आपका इतना, ये बैंक में इतना बैलेंस और एंड ऑल है ना। बैलेंस इंक्वायरी के लिए करते हो ना, कभी किया है? वेलकम टू आईसीआईसीआई बैंक सर्विसेज ऐसे करके फोन में नहीं बोलता रहता है कोई कंप्यूटर सिस्टम? तो वही तो आईवीआर चैनल सर्वर है। तो जैसे ही आप टोल फ्री नंबर डायल किए, आपको बोलता है वेलकम, फिर आपको बोलता है आपका कुछ कॉन्फिडेंशियल डिजिट होगा, आपका कॉन्फिडेंशियल आईडी होगा, यूनिक आईडी, आप उसको एंटर करते ही फिर आपका वो डिटेल्स बता देता है। होता है ना ऐसा? तो बेसिकली वो आपको कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या हो रहा है? आईवीआर चैनल सर्वर से आपको कनेक्ट कर दिया जाता है वो फोन नंबर से। ठीक है, वैसे ही ब्रांच का सर्वर क्या होता है? जो मैनेजर्स लोग बैठे हुए हैं, तो वहां पे उनको अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर में बैठ के अपना क्या क्या देना पड़ता है, अपना खुद अपना आईडी पासवर्ड जो होता है हर एक बैंक मैनेजर का, वो डालना पड़ता है। फिर उसके बाद उन्हें जो कस्टमर का क्वेरी आया वो कस्टमर का पूरा डिटेल डालना पड़ता है, तब जाकर फिर वो एक्सेस कर पाते हैं एप्लीकेशन को। तो बीच में ब्रांच सर्वर है। वैसे इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर है। ठीक है, वैसे ही वेब चैनल सर्वर है। वेब किसके लिए? एसएमएस सर्विसेज के लिए, जो आप एसएमएस करके पूछना चाहते हो। तो ये अलग से चैनल सर्वर है सारे। समझ में आया? अब फिर यहाँ पे और एक चीज बोला है, ध्यान से सुनना। अब क्या है ना, यहाँ पे बोल रहा है ये जो मुंबई का एटीएम है, ये डायरेक्टली इस चैनल सर्वर से बात नहीं कर रहा है, बीच में और एक सर्वर है जो आ गया है। क्यों आ गया है? भाई सिक्योरिटीज कंसर्न्स की वजह से। तो अब ये बोल रहे हैं मुंबई का जो एटीएम है डायरेक्टली एटीएम चैनल सर्वर से नहीं बात कर बीच में एक प्रॉक्सी सर्वर से बात कर रहा है। तो और एक चीज आ गया जिसका नाम है प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, और एक चीज आ गया प्रॉक्सी सर्वर। और एक चीज क्या आ गया बताओ? प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट कर दिया जा रहा है, वही सिक्योरिटीज इश्यूज की वजह से। सेम इसी टाइप का जो है एटीएम चैनल सर्वर से इन लोग डायरेक्टली नहीं बात कर मेन एटीएम चैनल सर्वर से नहीं बात कर इन लोग प्रॉक्सी सर्वर से बात कर रहे हैं। कौन? क्लाइंट लोग। समझ में आ रहा है? क्योंकि इतने सारे ब्रांचेस है, इतने सारे एटीएम है, तो सबको बोल रहा है प्रॉक्सी सर्वर से कम्युनिकेट करो। और ये प्रॉक्सी सर्वर को इससे लिंक कर दिया गया मेन एटीएम चैनल सर्वर से। एक बार आपको सुनने में देखो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट एक बार आप समझ जाओगे तो बहुत ईजी लगेगा। समझ में आया? वापस से सुनो, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला एकदम स्टार्टिंग से आओ। वी विल गो स्लो विद दिस टॉपिक, ठीक है, क्योंकि यही मेन जानेंगे, समझ लोगे पूरा चैप्टर इजी है। पूरा आईसीआईसीआई बैंक का मेन इंफॉर्मेशन कहां पे? डेटाबेस सर्वर में, जिसमें ऑल ब्रांचेस, कस्टमर्स, इंप्लॉइज, सबके मास्टर डेटा, कौन सा लोन है, कौन सा एफडी का टाइप है, कौन सा लोन बैंक दे रहा है, किसमें कितना रेट्स एप्लीकेबल है, सारे मास्टर डेटा इसके अंदर स्टोर्ड है। सब कुछ, एवरीथिंग इज स्टोर्ड हियर। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक का एक मेन सॉफ्टवेयर है, जिसकी वजह से बैंक क्या करता है? डेटाबेस सर्वर से ढूंढकर जिस कस्टमर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस क्लाइंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो क्वेरी रिजॉल्व कर दे देता है। तो ये हो गया एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, जिसमें बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लगाए गए, बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जांपल फिनैकल लगाया जा सकता है, बैंकमेट लगाया जा सकता है, फिनवन लगाया जा सकता है, अलग अलग काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो अब प्रॉब्लम क्या है? जनरली हम लोगों ने 3 टायर में पढ़ा था कि क्लाइंट क्या करता है? होस्ट कंप्यूटर को अपना क्वेरी देता है, होस्ट कंप्यूटर उसका क्वेरी का प्रोसेसिंग करता है, कहां से? डेटाबेस सर्वर से इंफॉर्मेशन गैदर करके, और फिर उसके बाद क्लाइंट को दे देता है। बट यहाँ डायरेक्टली क्लाइंट को हम लोग ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते? क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये
ग्लोबल लेवल का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे इतने सारे वाइड स्प्रेड ब्रांचेस है, वाइड स्प्रेड कस्टमर है, वाइड स्प्रेड एम्प्लॉय है, तो इसीलिए सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हम लोग डायरेक्टली क्लाइंट को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं दे सकते, तो बीच में चैनल सर्वर ला दिया गया है। इतने सारे क्लाइंट है, हर एक क्लाइंट के लिए अलग अलग सर्वर। अब जैसे एटीएम का चैनल सर्वर क्या सेव करके रखेगा, इसके अंदर इसके संग एक एक डेटाबेस सर्वर भी बना लो, इसके साथ साथ एक एक डेटाबेस भी रहता है, इसके साथ इसका डेटाबेस है, इसके साथ इसका डेटाबेस है, वैसे सबके संग सबका डेटाबेस है, एंड सो ऑन, सबके संग सबका डेटाबेस है। तो यानी ये जो एटीएम का चैनल सर्वर का डेटाबेस है, इसमें खाली जितने भी कस्टमर्स है जिनका एटीएम अकाउंट है, जो एटीएम में अकाउंट होल्ड करते हैं, उनका डेटा यहाँ पे स्टोर रहेगा, खाली उनका डेटा। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, डेटाबेस से डेटा निकाल के स्मॉल स्मॉल डेटा मार्ट्स बना दिया। डेटा मार्ट ही तो हो गया, और ये डेटा मार्ट हो गया कौन सा डेटा मार्ट, एटीएम डेटा मार्ट, जिसमें खाली एटीएम वाले जो बंदे जिनका एटीएम में अकाउंट है उनका डिटेल्स डिस्प्ले करेगा, उसके अलावा और कोई डिटेल नहीं। क्योंकि एक चीज बताओ, इतना पॉसिबिलिटी है क्या, अभी मान लो ये एटीएम, मुंबई का एटीएम से कोई क्वेरी आया, तो अब इन दैट केस क्या होगा, ये चैनल सर्वर भेजेगा एप्लीकेशन को, फिर एप्लीकेशन यहां से ढूंढेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऑलरेडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने क्या बोला कि मैं डिवाइड करके रख देता हूं, मैं सब अलग अलग जो क्लाइंट है ना, सबका इंफॉर्मेशन को छोटा छोटा डेटा मार्ट्स में कन्वर्ट करके रख देता हूं, जिससे क्या प्रोसेसिंग और इजी होगा और क्विकर हो जाएगा। समझ में आया? तो वैसे ही जो आईवीआर है, आईवीआर चैनल सर्वर, यानी आप समझ गए मोबाइल फोन्स में जो आप लोग करते हो, तो उसके लिए अलग से एक डेटाबेस बना दिया गया। वैसे इंटरनेट बैंकिंग के लिए अलग से एक डेटाबेस बना दिया गया, इंटरनेट बैंकिंग डेटा सर्वर बोलकर। समझ में आया? तो इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर में क्या होता है फर्दर, इसके अंदर देखो क्या होता है फर्दर, इसका मैं आपको ऑपरेशन समझा रही हूं। इंटरनेट बैंकिंग डेटाबेस, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग से है इसका, जो खाली ये सब देखेगा। इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर, ओके, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर। तो अब देखो होता कैसे इंटरनेट बैंकिंग में। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर पे बैठी हूँ, मुझे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में कोई ट्रांसफर करना है, तो मैंने क्या किया, वेब ब्राउजर खोला। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, वेब ब्राउजर खोलूंगी। वेब ब्राउजर का एग्जांपल गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मैंने खोला। फिर मैंने क्या टाइप किया, www.icici.com, दैट इज कॉल्ड वेब सर्वर। समझ में आया? फिर जैसे ही मैंने www.icici.com खोला, तो वेब सर्वर ने मुझे कहां लेकर कनेक्ट कर दिया, इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर में। यानी कि जो बैंक का मेन चैनल सर्वर है स्पेसिफिकली इंटरनेट बैंकिंग का, उससे मुझे कनेक्ट कर दिया, यानी इससे मुझे कनेक्ट कर दिया, ये वाले चैनल सर्वर से। किस चैनल सर्वर से, इस चैनल सर्वर से। ठीक है, फिर अब ये चैनल सर्वर क्या करेगा, इसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना था, मेरा अभी कल में कितना रुपया मेरा फॉर एग्जांपल डेबिट हुआ है, कोई चार्जेस पेमेंट हुआ, तो कितना अमाउंट रुपया मेरा डेबिट हुआ मेरे अकाउंट से, मुझे ये चेक करना था। सो इन दैट केस क्या हुआ, इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर कनेक्ट कर दिया किससे, मुझे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने मेरे क्वेरी को देखा, क्वेरी को रिजॉल्व किया, और डेटा कहां से गैदर किया, इसका स्पेसिफिकली इंटरनेट बैंकिंग का अलग से जो डेटाबेस सर्वर क्रिएटेड है उससे डेटा निकालकर मुझे प्रोसेसिंग कर दे दिया। और ये डेटाबेस सर्वर यहाँ पे जो है, ये किसने क्रिएट किया, स्मॉल स्मॉल डेटाबेस किसने क्रिएट किया, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने क्रिएट किया ना। कहां से क्रिएट किया, डेटाबेस सर्वर से। अब आपको समझ में आया, हर एक चैनल्स का एक छोटा छोटा डेटाबेस सर्वर क्रिएट कर दिया गया है, जो कि कंप्यूटर के मेन होस्ट कंप्यूटर ने क्रिएट किया, ताकि आप अपना डिपार्टमेंट अलग से संभालो। अब इंटरनेट बैंकिंग में एटीएम का डेटाबेस सर्वर थोड़ी है, इसमें खाली वही सारे कस्टमर्स के डेटा जो इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं। समझ में आया? यहाँ पे कस्टमर का पूरा डेटा रहेगा, उसका आईडी, उसका पासवर्ड क्या है, तभी तो एक्सेस मिलेगा, तभी तो ऑथेंटिकेशन मिलेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने आपको ऑथेंटिकेट किया है कि अब आप चेक कर सकते हो, तो वहां आईडी पासवर्ड मांगता है ना, फिर ओटीपी से चेकिंग करते हैं, तो ऑथेंटिकेशन कैसे, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने चेक किया, तो सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है जो चेक कर रहा है कि ये जो कस्टमर है ये ऑथराइज कस्टमर है कि नहीं, इसको एक्सेस देना है कि नहीं, अकाउंट डिटेल्स दिखाना है कि नहीं दिखाना है। तो ये सब कौन डिसाइड कर रहा है, सॉफ्टवेयर लगा हुआ है इसके अंदर, वो डिसाइड कर रहा है। और डिसाइड करके आपको डेटा कौन दे रहा है, डेटाबेस सर्वर वहां लगा हुआ है, वो आपको दे रहा है सारा डेटा निकाल कर। और वो डेटा यहाँ पे रखा कौन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निकाल के रखा ऑलरेडी। कहां से निकाल के रखा है, डेटाबेस सर्वर से। तो अब यहाँ पे जो भी आप अपडेट करोगे वो ऑटोमेटिकली रियल टाइम अपडेशन हो जाता है डेटाबेस सर्वर में जाकर।
अब क्लाइंट ने मान लो आरटीजीएस किया तो तुरंत उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डेटाबेस सर्वर में वो जाकर फीड हो जाएगा। फिर डेटाबेस सर्वर से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नया डेटा मार्ट क्रिएट करेगा, फिर वो डेटा मार्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अब जैसे ही कस्टमर आया तो कस्टमर को क्या बोलेगा, पहले ऑथेंटिकेट करो, आईडी पासवर्ड मांगेगा। ये आईडी पासवर्ड कौन मांग रहा है, इंटरनेट बैंकिंग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑथेंटिकेट हो गया, फिर उसके बाद उसको उसका डेटा दिखाएगा। ये डेटा कौन दिखा रहा है, इंटरनेट बैंकिंग का डेटाबेस सर्वर। समझ में आया? तो इंटरनेट बैंकिंग में क्या हो रहा है और ये सब कौन रहा है, चैनल सर्वर। ठीक है, तो ये चारों स्टेप समझ में आया। कस्टमर ने वेब ब्राउजर यूज किया गूगल क्रोम, सर्वर यूज किया www.icici, ठीक है, फिर उससे उसको कनेक्शन मिल गया। तो ये जो है ये किससे कनेक्शन मिला, आप चैनल सर्वर में कनेक्ट हो गए। तो अभी सर्वर में कनेक्ट हो गए, लेकिन आप ऑथोराइज यूजर हो कि नहीं वो कौन चेक करेगा, आपका इंटरनेट बैंकिंग का सॉफ्टवेयर। फिर वो चेक करके आपको ऑथोराइज कर दिया। अब आप डेटा को एक्सेस कर सक रहे हो, कहां से एक्सेस कर सक रहे हो, इंटरनेट बैंकिंग के डेटाबेस से। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो हर एक क्लाइंट का अलग से एक चैनल सर्वर बना दिया गया है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि सबको मेन चैनल सर्वर से कनेक्ट कर सके, मेन सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट कर सके, क्योंकि इतने सारे क्लाइंट को कोर बैंकिंग सर्व कर रहा है। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि ये जो सर्वर है ये आप डायरेक्टली, जो यहां पे मैंने बोला ये जो इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर है, क्लाइंट उसे डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर रहा है, क्लाइंट प्रॉक्सी चैनल सर्वर से कनेक्ट कर रहा है। तो इसके बीच में भी एक प्रॉक्सी चैनल सर्वर है, समझ में आया? और प्रॉक्सी सर्वर में भी फायरवॉल लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है बताओ, फायरवॉल, एंटीवायरस लगाया हुआ है, ताकि कोई मैल फंक्शन ना हो जाए, ताकि कोई इंट्रूशन ना हो जाए, कोई वायरस नहीं आ जाए, कोई मैलवेयर नहीं आ जाए। तो प्रॉक्सी सर्वर जो है ना, उसके ऊपर भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगाया गया बताओ, एंटीवायरस, एंटीवायरस सर्वर। समझ में आया? आर वी थ्रू विद दिस? तो कितना सारा स्टेप्स इन्वॉल्व है, ये पूरा आर्किटेक्चर है। अब आप ये समझ जाओगे, एग्जाम में कंपोनेंट्स के बारे में पूछता है, फिर एग्जाम में बोलता है पूरा आर्किटेक्चर बताओ, फिर बोलता है बैक एंड फ्रंट ऑफिस के बारे में बताओ, सब रिपीटेड है, सब रिपीटेड। 10 पेज पूरा हो जाएगा ये एक पेज समझने से। तो बेसिकली मैंने आपको क्या क्या चीज बताया आर्किटेक्चर में, वर्ड्स बताओ। आर्किटेक्चर बोलेगा आर्किटेक्चर के बारे में, तो आपको क्या क्या चीज के बारे में बता के आना है, क्या क्या है आर्किटेक्चर में, आप मुझे अपने आप बताओ। आर्किटेक्चर के अंदर क्या क्या है? सबसे पहले मैंने क्या बताया बताओ, सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप मुझे एक एक करके बताओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। सबसे पहले क्या आया? थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है बट इजी है। सबसे पहले क्या आया बताओ आर्किटेक्चर में? सबसे पहले मैंने क्या बनाया था, जहां मास्टर डेटा है, जहां सारा इंफॉर्मेशन आईसीआईसीआई बैंक का डेटाबेस। वेरी गुड, डेटाबेस सर्वर। सबसे पहले क्या है, डेटाबेस सर्वर। अगर आर्किटेक्चर मान लो आया तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे, डेटाबेस सर्वर के अंदर क्या है? ऑलरेडी मैंने बताया, मास्टर डेटा है, कस्टमर का मास्टर डेटा है, क्लाइंट का मास्टर डेटा है, फिर उसके बाद इंप्लॉइज का मास्टर डेटा है, कितना आईसीआईसीआई बैंक किस टाइप का लोन देता है उसका डेटा है, किस टाइप का डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है उसका, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन में, कितना पीरियड ऑफ लोन देता है, सारे डिटेल्स कवर्ड है यहाँ। तो लिख नहीं लोगे अपने आप? 3-4 लाइन बन गया इसके ऊपर। लिख पाओगे कि नहीं आंसर में? हाँ मैम लिख लेंगे, हाँ मैम लिख लेंगे। नेक्स्ट बताओ क्या है, नेक्स्ट बताओ क्या है? एप्लीकेशन सर्वर। ये मेन होस्ट कंप्यूटर है जो सारा प्रोसेसिंग वर्क करता है ना? डेटाबेस सर्वर से इंफॉर्मेशन निकाल के प्रोसेसिंग कर कर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके या डेटा मार्ट्स में कन्वर्ट कर कर क्लाइंट को नहीं देता है डायरेक्टली, बट किसको दे देता है बताओ, किसको दे देता है, किसको दे देता है? चैनल सर्वर को दे देता है ना? चैनल में दे देता है, फिर चैनल से क्लाइंट उसको एक्सेस कर लेता है। ये मेन होस्ट कंप्यूटर है जिसमें मेन सॉफ्टवेयर लगा हुआ, फिनैकल सॉफ्टवेयर, ये सब वर्ड यूज करना, फिनैकल, बैंकमेट, ठीक है, फिन1। और फिनैकल किसने बनाया? इन्फोसिस का प्रोडक्ट है, राइट? ऑल द स्टफ्स यू नो। मेक श्योर आपको ये इसमें जितना भी वर्ड्स आता है आप सब वॉमिट करके आओ पेपर में। हुआ? नेक्स्ट बताओ, थर्ड पॉइंट मैंने मुझे क्या लिखना चाहिए? चैनल सर्वर। चैनल सर्वर। अब चैनल सर्वर में कितने सारे चैनल्स मैंने बनाए, अलग अलग क्लाइंट के अलग अलग बनाए। जैसे मैंने बनाया एटीएम का चैनल सर्वर, बनाया ना एटीएम का चैनल सर्वर, जो खाली कौन से इंफॉर्मेशन को कंटेन करेगा? एटीएम के अकाउंट होल्डर्स का नाम कंटेन करेगा, उनका डिटेल कंटेन करेगा। हाँ लेकिन पिन नंबर इसमें नहीं होगा, पिन नंबर नहीं होगा, पिन नंबर तो हमें डालना पड़ता है ना, तो वो इसके अंदर नहीं रहता एटीएम चैनल सर्वर में। और फिर मैंने क्या बोला बताओ? इंटरनेट बैंकिंग का चैनल सर्वर बताया, बताया ना इंटरनेट बैंकिंग का चैनल सर्वर। और इंटरनेट बैंकिंग का चैनल सर्वर क्या कंटेन करता है?
वो सारे कस्टमर्स का डिटेल, उनका एड्रेस, उनका इंफॉर्मेशन, उनका अकाउंट बैलेंस, उनका आईडी पासवर्ड, सब कुछ रहता है इंटरनेट बैंकिंग का इसके अंदर। एटीएम में, एटीएम चैनल सर्वर में क्यों? क्योंकि एटीएम चैनल, एटीएम मतलब क्या होता है ना, दूसरा बैंक का भी आदमी जो है, जैसे मैंने बोला आईसीआईसीआई का एटीएम जो है एचडीएफसी का बंदा भी एक्सेस कर सकता है, तो इसीलिए यहाँ पिन स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। बट इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर जो है, आप आईसीआईसीआई का इंटरनेट बैंकिंग साइट खोलोगे तो आईसीआईसीआई का तो अकाउंट वहां दिखाएगा ना, एचडीएफसी को तो आप नहीं खोल सकते हो, देख सकते हो। तो इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर में आईडी पासवर्ड भी रहता है, सब कुछ रहता है इसके अंदर। ये इसमें एवरीथिंग इज गिवन हियर, आईडी पासवर्ड ऑफ द कस्टमर हु इज एक्सेसिंग द अकाउंट, सब कुछ रहता है इसके अंदर। इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर डन। अब इंटरनेट बैंकिंग चैनल में मैंने आपको पूरा डिटेल बताया था, पूरा एक्सप्लेन किया था, बताओ क्या क्या बताया था। चैनल सर्वर रहता है, डेटाबेस सर्वर रहता है, फिर इंटरनेट बैंकिंग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है, बोला था ना, इंटरनेट बैंकिंग का बताया था ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है। ये सॉफ्टवेयर ऑथेंटिकेट करता है यूजर को कि ये वैलिड यूजर है कि नहीं, आईडी पासवर्ड चेक करता है। और कहां से चेक करता है? कहां से चेक करता है? अरे इसी से तो चेक करेगा, यहाँ पे है ना सारा इंफॉर्मेशन कंटेंट चैनल सर्वर में, ये वही हो गया डेटाबेस सर्वर की तरह। यहां से देख लेता है, चेक कर लेता है। और यहाँ पे कैसे इंफॉर्मेशन आया? यहाँ पे किसने इंफॉर्मेशन दिया? अरे एप्लीकेशन सर्वर ने इंफॉर्मेशन दिया। कहां से? निकालकर डेटाबेस सर्वर से, डेटा मार्ट क्रिएट करके। तो इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है? ऑथेंटिकेट कर रहा है, आपको चेक कर रहा है सब ठीक है कि नहीं, आप वैलिड हो कि नहीं। कैसे चेक कर रहा है? कैसे मैच कर रहा है? आपने तो आईडी पासवर्ड डाला, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने बोला आईडी पासवर्ड डालो, आपने डाला, तो ये चेक कहां से कर रहा है? यहां से चेक कर रहा है, इससे। इसमें सारे इंफॉर्मेशन कंटेंट है, उस कस्टमर का आईडी पासवर्ड मैच करेगा, देखेगा हाँ ये वैलिड है ना, यहाँ पे जो ऑलरेडी है और सिस्टम में जो भी आ रहा है दोनों मैच कर रहे, तो ऑथेंटिकेट कर दिया, कनेक्शन बना दिया। और उसके लिए वेब सर्वर चाहिए, वेब ब्राउजर चाहिए, है ना, बताया ना, www.icici.com इज एन एग्जांपल ऑफ वेब सर्वर। तो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया आपको पहले भी, क्लियर, वेब सर्वर। और बताओ और क्या बताया? तो ये तीन चीज तो पूरा इंटरनेट बैंकिंग से एसोसिएटेड हो गया, इंटरनेट बैंकिंग से। और किसका चैनल का सर्वर मैंने बताया, बताओ और कौन कौन सा सर्वर बताया, और कौन सा चैनल सर्वर? ये फोन्स के लिए आईवीआर चैनल सर्वर, आईवीआर चैनल सर्वर बताया, फोन्स के लिए आईवीआर चैनल सर्वर, है ना। फिर और मैंने बोला एसएमएस के लिए, जो एसएमएस से आप क्वेरीज एंड ऑल करते हो, ठीक है, एसएमएस, एसएमएस का बताया था ना, एसएमएस के लिए वेब चैनल सर्वर, कभी किए हो एसएमएस करके? तो ये अलग अलग चैनल सर्वर हो गया। अब इसके बाद बताओ और क्या होगा? ये तो हो गया सारा चैनल सर्वर। तो एक डेटाबेस सर्वर, एक एप्लीकेशन सर्वर, फिर चैनल सर्वर। चैनल में मैम आपने बहुत सारा बताया, चैनल में एटीएम का बताया, इंटरनेट बैंकिंग का बताया, फिर इंटरनेट बैंकिंग में आपने इंटरनेट बैंकिंग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बताया, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग सब बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उसको थोड़ा डिटेल में बुक्स में बताया हुआ है। तो इंटरनेट बैंकिंग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरनेट बैंकिंग का वेब सर्वर, सब कुछ आपने बताया। फिर आपने आईवीआर बोला, फोन्स के थ्रू करते हैं और एसएमएस के थ्रू करते हैं, तो वेब चैनल सर्वर। इसके अलावा मैंने बोला ये सारे सर्वर से क्लाइंट डायरेक्टली नहीं बात करते, ये सर्वर के आगे एक कौन सर्वर खड़ा है जो उसको रेप्लिकेट करता है, जिससे सिक्योरिटीज ब्रीच ना हो सके। बताओ, प्रॉक्सी सर्वर, वेरी गुड, प्रॉक्सी सर्वर। तो आपको तो सब लर्न हो गया, एक्सीलेंट। अब इसके बाद हम लोग और एक चीज करते हैं, प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर भी और एक सर्वर लगा देते हैं ताकि डबल ट्रिपल जोन ऑफ सिक्योरिटी मेंटेन रहे। एंटीवायरस लगाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? एंटीवायरस सर्वर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सर्वर। अब कुछ भी हो सकता है, एंटीवायरस अलग अलग टाइप का फायरवॉल आप जो लगा रहे हो, ठीक है, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर सर्वर। सो दैट्स इट, आर्किटेक्चर इज डन, चेक करो। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बता सकोगे? मैंने आपको ज्यादा बता दिया, आपकी बुक्स में इतना डिटेल में नहीं है। इसके बारे में लिख पाओगे 3-4 लाइन, इसके बारे में लिख पाओगे 3-4 लाइन, इसके बारे में लिख पाओगे 3-4 लाइन। एटीएम चैनल सर्वर क्या होता है? एटीएम चैनल सर्वर क्या कंटेन करके रखता है? एटीएम अकाउंट होल्डर्स का नाम। अभी किसी बंदे ने भी अपना एटीएम कार्ड बनवाया है तो उसका नाम अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। तो इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल डेटा मार्ट विच हैज बीन क्रिएटेड बाय द मेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर ऑफ द बैंक फ्रॉम बाय एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम द मेन डेटाबेस। क्योंकि दिन भर यहाँ पे रियल टाइम अपडेशन होता है, ये तो बिजी रहता है, तो इसके पास इतना टाइम थोड़ी है कि दिन भर क्वेरीज को प्रोसेस करे और आपको बताए। तो पहले से ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटा मार्ट क्रिएट करके दे देता है अपने अपने चैनल्स को। अब आप समझो, आपका काम समझे, अपना क्लाइंट को आप हैंडल करो। अलग अलग क्लाइंट का अलग अलग चैनल्स बना दिया, अलग अलग क्लाइंट का अलग अलग चैनल्स बना दिया। वेब सर्वर का एग्जाम्पल मैंने आपको बोला आईसीआईसीआई, इंटरनेट बैंकिंग में करते हो ना www.icici। तो ये 3 पॉइंट देख लो, रिलेटेड है,
ये जो 3 पॉइंट है, 0.4, 0.5, 0.6, ये तीनों किससे रिलेटेड है? इंटरनेट बैंकिंग से, है ना। आईवीआर चैनल सर्वर आप समझ गए किसको बोल रहे हैं? जब हम लोग मोबाइल फोन्स के जरिए कर रहे हैं लॉग इन, एसएमएस, जब एसएमएस कोड वोड के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर एक शील्ड की तरह एक्ट कर रहा है। बताओ कैसा लगा? इजी है कि हार्ड है? पूरा देखो एक बार, वापस से देखो पूरा डायग्राम और देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसी आर्किटेक्चर से आपको समझ में आ जाएगा फ्रंट ऑफिस क्या होता है और बैक ऑफिस क्या होता है। हाँ, ऐप के थ्रू। आईवीआर मतलब ऐप के थ्रू भी, और वो फोन में आप जो बात करते हो, यहाँ पे फोन का बात किया मैंने। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप ऑलमोस्ट सेम। आईवीआर चैनल मतलब हो गया जो फोन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं ना कस्टमर केयर में फोन करके, तो एक आईवीआर चैनल खुल जाता है, बोलते हैं ना वेलकम टू आईसीआईसीआई बैंक पोर्टल, वेलकम टू एचडीएफसी बैंक पोर्टल, वी आर रेडी टू हेल्प यू। ठीक है, तो इस तरह से होता है। क्लियर है? ये वाला डायग्राम देखो एक बार फटाफट, प्लीज चेक द डायग्राम। जैसे फोन में जो बात होता है वॉइस के थ्रू, वॉइस रिस्पॉन्स होता है ना, वॉइस रिस्पॉन्स, उसको बोलते हैं आईवीआर, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ओके, आईवीआर मतलब वॉइस कमांड्स के थ्रू जो बातचीत होती है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्सिव, आईवीआर का फुल फॉर्म आपकी बुक्स में दिया नहीं है, नहीं जानना है, बस आप याद रखना वॉइस जो होता है फोन के थ्रू। लिखना है तो आप लिख लो। बोलो याद हुआ पूरा? ये डायग्राम अगर आपको याद है तो पूरा समझ जाओगे। अब पता है इसमें आर्किटेक्चर एक क्वेश्चन अलग से, फिर कंपोनेंट्स बोला है इसका अलग से, कंपोनेंट्स में मैंने अभी आपको सब बता दिया, फिर अलग से बोल रहा है इसका वर्किंग बताओ, फ्रंट एंड बैक एंड। तो फ्रंट एंड और बैक एंड दो चीज में तो डिवाइड है। फ्रंट एंड मतलब हो गया जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करे कस्टमर से, यानी एटीएम मशीन फ्रंट एंड हो गया, है ना। लेकिन एटीएम का स्विच जहां पीछे में जो प्रोसेसिंग हो रहा है क्या हो रहा है, वो बैक एंड हो गया। इंटरनेट बैंकिंग क्या हो गया, फ्रंट एंड हो गया, क्योंकि वो आप देख पा रहे हो। बैक एंड में क्या हो रहा है, पीछे में क्या हो रहा है, पीछे में कौन होगा, पीछे में कौन होगा, आप खुद बताओ। बैक एंड में क्या होगा, बैक एंड का कंपोनेंट्स बताओ, अपने आप बताओ। आपको ऑलरेडी मैंने बताया है फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, चैप्टर 2 में डिटेल में किया था। कुक हो गया बैक एंड, वेटर हो गया फ्रंट एंड, याद है ना। वेटर से इंटरेक्ट करो, आप कस्टमर हो, कुक खाना बना रहे हो, वो बैक एंड हो गया, याद है। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि बैक एंड क्या क्या होगा और फ्रंट एंड क्या होगा, चलो बताओ। हाँ बताओ, चलो बताओ। फ्रंट एंड में कौन कौन आएगा बताओ। फ्रंट एंड में कौन होगा? अरे जो आप फोन में कर रहे हो, मोबाइल ऐप कर रहे हो, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, ये सारे ही तो फ्रंट एंड हो गए। जो सारे चैनल मैंने बताए, इंटरनेट वाला, इंटरनेट बैंकिंग जो करते हो, इंटरनेट बैंकिंग। फिर और बताओ, फोन बैंकिंग, फोन बैंकिंग समझ गए तो। मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग मतलब एप्स के थ्रू, और फोन बैंकिंग मतलब कस्टमर केयर एंड ऑल कॉल्स के थ्रू, ठीक है। एसएमएस बैंकिंग, ये सारे ही तो फ्रंट एंड हो गए। ब्रांच बैंकिंग, है ना। ये सब जो कर रहे हो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, जीयूआई। ये हो गया मेरा फ्रंट एंड। अब बताओ बैक एंड में क्या आएगा, बैक एंड में, बैक एंड में क्या आएगा। अरे सबसे पहले बताओ, जो कंपनी का मेन डेटाबेस, इतना बड़ा 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 वाला जो मैंने बोला डेटाबेस, सुपर फ्रेम कंप्यूटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें इंस्टॉल्ड है, फिनेकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है ना। तो क्या क्या होगा बताओ मुझे। एप्लीकेशन सर्वर, ये फ्रंट एंड होगा कि बैक एंड? फ्रंट एंड कौन हो गया, जिससे कस्टमर्स यूजर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्लाइंट इंटरेक्ट कर रहा है। बैक एंड कौन हो गया, जहां पे प्रोसेसिंग हो रहा है उनकी क्वेरीज का। तो आपके एप्लीकेशन सर्वर से इंटरेक्ट करते हो, आप एप्लीकेशन सर्वर से इंटरेक्ट करते हो, नहीं, आप किससे इंटरेक्ट करते हो, फ्रंट एंड से, है ना। और बताओ,
डेटाबेस सर्वर। अच्छा, एटीएम मशीन इज अ फ्रंट एंड, बट एटीएम में जो स्विच होता है, एटीएम का जो चैनल होता है, स्विच मतलब पीछे में जो काम हो रहा है वो बैक एंड हो गया। तो एटीएम स्विच को उन्होंने बैक एंड लिया है, ठीक है। जो मैंने चैनल सर्वर बनाया ना, ये वाला, ये स्विच मतलब ये वाला चीज, ये वाला चीज, ये दोनों क्या है, बैक एंड है ना। और ये वाला पार्ट जो एटीएम का, ये क्या है, ये फ्रंट एंड है, ठीक है। हाँ, और आप किससे बात कर रहे हो, आप प्रॉक्सी सर्वर से बात करो तो वो फ्रंट एंड हो गया, समझ में आ रहा है। लेकिन चैनल सर्वर बैक एंड हो गया, क्लियर है। अच्छा, अब जितनी बड़ी बैंक्स होती है, बैंक्स में ना क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑल का काम बहुत होता है, तो अलग से क्रेडिट कार्ड सिस्टम का मैकेनिज्म होता है, तो उसको भी बैक एंड में बोला है, क्रेडिट कार्ड मैकेनिज्म, कैसे उसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फ्रंट एंड और ये हो गया मेरा बैक एंड, ये हो गया मेरा फ्रंट एंड और ये हो गया मेरा बैक एंड, दैट्स इट। बस इतना ही दिया आपके बुक्स में और नहीं दिया है, तो अब आप इसको नहीं लिख पाओगे अपने आप। इंटरनेट बैंकिंग क्या है, फोन बैंकिंग क्या है, मोबाइल बैंकिंग क्या है, ब्रांच बैंकिंग क्या है, अभी तो ऊपर मैंने सब एक्सप्लेन किया, तो वही चीज लिखना है। एप्लीकेशन सर्वर क्या नहीं पता है आपको, डेटाबेस सर्वर क्या है, एटीएम स्विच क्या है, क्रेडिट कार्ड मैकेनिज्म मैं आपको बता दूंगी क्या है एक्स्ट्रा। बताओ, इजी और डिफिकल्ट, इजी और डिफिकल्ट, कम ऑन टेल मी। ठीक है, ये हो गया मेरा कैसे काम करता है, वर्क, ठीक है। अब इसके बाद उसी पॉइंट से रिलेटेड और एक पॉइंट है, कंपोनेंट्स। अपने आप बताओ कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा। अभी तो मैंने बोला भाई कंपोनेंट्स, अब आपका बुक्स में इतना बार दिया हुआ है तो मैं क्या करूं, बुक्स में दिया हुआ है तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। अब बोल रहे की कंपोनेंट्स क्या क्या है। सबसे पहला कंपोनेंट आप मुझे बताओ क्या होगा। सबसे पहले क्या है, डेटाबेस। सबसे पहले मैंने क्या बताया, डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है आप नहीं लिख पाओगे अपने अंदर, अब इसको बोल दिया डेटाबेस सर्वर की जगह डेटाबेस एनवायरनमेंट, ठीक है कोई बात नहीं। कंपोनेंट्स में पहला पॉइंट हो गया डेटाबेस एनवायरनमेंट। पहला पॉइंट क्या हो गया बताओ, डेटाबेस एनवायरनमेंट। दूसरा पॉइंट बताओ क्या है, डेटाबेस है, दूसरा पॉइंट क्या होगा बताओ। डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या लिखोगे, ये डेटाबेस कहाँ पे, सेंट्रली लोकेटेड सेंट्रलाइज डेटाबेस है जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर का मास्टर डेटा, एम्प्लॉयज का मास्टर डेटा, इंटरेस्ट रेट क्या एप्लीकेबल है। कितनी बार बताऊं एक ही चीज बाबा। और डेटाबेस को बहुत सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, कोई अनऑथराइज एक्सेस अलाउड नहीं है। ऐसे थोड़ी है जहां पे आपने डेटाबेस सर्वर रख रखा है, जहां पे कंप्यूटर में डेटाबेस है वहां पे ऐसे उसको खुला छोड़ दिया है। कंट्रोल्स में किया था ना, रूम लॉक होना चाहिए, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, सारे कंट्रोल्स लगाना पड़ेगा, इट शुड बी हाईली सिक्योर्ड। तो एनवायरमेंट वर्ड है तो आप बोल देना यहाँ पे सिक्योरिटी भी रखना है, कोई आकर अनऑथराइज एक्सेस या अनऑथराइज चेंज ना कर दे, ठीक है। समझ में आ गया। तो एप्लीकेशन डेटाबेस एनवायरनमेंट में आपको क्या क्या लिखना है, किसके किसके बारे में लिखना है बताओ। डेटाबेस एनवायरनमेंट में आपको क्या क्या लिखना है कि इसके अंदर क्या क्या स्टोर्ड है, सारे मास्टर डेटा, कस्टमर मास्टर डेटा एंड ऑल के बारे में लिखना है, कस्टमर एम्प्लॉयज सबका मास्टर डेटा। फिर मैंने बोला और क्या लिखना है इसके बारे में, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या एप्लीकेबल है, कौन सा एफडी दे रहा है बैंक, कौन सा लोन देता है बैंक। इसके अलावा मैंने बोला और एक पॉइंट यहाँ पे इसको सिक्योर्ड लोकेशन में रखना पड़ेगा डेटाबेस को, है ना, ताकि आप उसको प्रिवेंट कर सको फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, है ना, टू प्रिवेंट फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। क्लियर। तो अलग अलग कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है। फिर उसके बाद बताओ नेक्स्ट क्या होगा, एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्या कंपोनेंट होगा, एप्लीकेशन का एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी आपने जो मेन सॉफ्टवेयर खरीद रखा है अपने बैंक के लिए, तो एप्लीकेशन एनवायरनमेंट में आप क्या लिखोगे, सॉफ्टवेयर का नाम लिखोगे अलग अलग। समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है बताओ, सारे सॉफ्टवेयर का नाम, जैसे मैंने आपको बोला बैंकमेट, फिनैकल, फ्लेक्स क्यूब, अलग अलग सॉफ्टवेयर का नाम, फ्लेक्स क्यूब, फिनैकल, याद हो गया होगा इतना बार मैंने बोला। फिर उसके बाद याद है मैंने आपको एक ये भी बताया था बैंक्स, और फिर क्या बोला था, बैंकमेट, और एक शायद बताया था मुझे याद आ रहा है, फिनवन के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगाओगे जो बहुत ही महंगा आता है, और ये कहाँ लगता है, होस्ट कंप्यूटर में। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहाँ लगाओगे, होस्ट कंप्यूटर में ना, मेन कंप्यूटर में, मेन आपका जो सर्वर का कंप्यूटर है उसमें। डन, ये कंपोनेंट भी हो गया। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बोल रहा है सीबीएस का, कि हमें ना ये दोनों चीज को प्रॉपरली सिक्योर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए
ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है नेटवर्क के जरिए। आपको पता है कंपोनेंट में हमने पढ़ा था नेटवर्क होता है, तो डेटा को सिक्योर करना है, डेटा और एप्लीकेशन सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे? नेटवर्क के जरिए। तो हमें सिक्योरिटी लगानी है, कहाँ कहाँ पे? नेटवर्क पे सिक्योरिटी लगाना है। सो थर्ड पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, सीबीएस इन्वायरमेंट का कंपोनेंट्स क्या क्या होना चाहिए। तो सिक्योरिटी, थर्ड पॉइंट मेरा क्या हो गया कि मुझे सिक्योरिटी करना है। क्या क्या चीज का सिक्योरिटी करना है? नेटवर्क का भी सिक्योरिटी करना है, ठीक है, और एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर लगा है उसका भी सिक्योरिटी देखना है। तो नेटवर्क भी सिक्योर रहना चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी सिक्योरिटी रहना चाहिए। तो अब सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या करना है मुझे बताना पड़ेगा। नेटवर्क सिक्योरिटी का कंट्रोल्स याद है? नेटवर्क सिक्योरिटी का कंट्रोल्स क्या क्या था? आईडी पासवर्ड, ओएस में आईडी पासवर्ड लगाओ, फिर उसके बाद लैन को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखो, फायरवॉल, इंट्रूजन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगा के रखो, मल्टी लेयर्ड बाउंड्री लगा के रखो, फेंसिंग करके रखो। तो वही सब चीज है। और वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगाकर। फिर यूजर्स को ट्रेन करोगे कि उनको फ्रीक्वेंटली आईडी पासवर्ड चेंज करना चाहिए। जो बैंक में मैनेजर्स है उनको बोलोगे आईडी पासवर्ड चेंज करो। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग करोगे, और अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है तो उसको ट्रैक करोगे, इंसिडेंट रिस्पॉन्स जिसको बोला जाता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। ऑडिटिंग करवाओगे, ऑडिट ट्रेल्स मेंटेन करोगे। So third point is basically talking about cyber security. यहां तक एक बार लर्न करो, फटाफट लर्न करो। ऑल राइट। तो अब जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी का आप एक दो पॉइंट मुझे बताओ, क्या क्या करना चाहिए बताओ। जैसे मैंने बोला ना, प्रॉक्सी सिस्टम लगा के रखो, प्रॉक्सी सर्वर लगा के रखो, जिससे क्या मेन सर्वर अटैक नहीं हो। अगर वायरस घुसे भी तो प्रॉक्सी सर्वर में आए और हम लोग उसको ठीक कर सके, ठीक है। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम लगा के रखो। रेड अलर्ट आ जाए जब कोई वायरस ने हिट किया आपके सिस्टम को, आपके सर्वर को, समझ में आ रहा है। अलग अलग बाउंड्रीज लगा के रखो, एंटीवायरस लगा के रखो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगा के रखो। तो ये तो नेटवर्क का सिक्योरिटी हो गया, समझ में आ रहा है, क्लियर है। फिर उसके बाद बोल रहा है प्रॉपर राउटर स्विचेस, इसको प्रॉपरली आप रूट करके रखो, कैसे यूज करना है, क्या करना है। सो प्रॉपर यूजेज, कौन कनेक्ट कर रहा है राउटर में, स्विचेस में, सब नेटवर्क से रिलेटेड ऑलरेडी पढ़ाया है हम लोगों ने कंट्रोल्स में, ठीक है। और फिर आप पीरियोडिकली रिव्यू करो कि कौन सा बंदा किस टर्मिनल में कनेक्टेड है, कोई गलत आदमी तो कनेक्टेड नहीं है टर्मिनल में। सो पीरियोडिकल रिव्यू। टर्मिनल्स एंड ऑल का पीरियोडिकल रिव्यू, क्लियर है। वैसे एप्लीकेशन सिक्योरिटी में आप क्या लिखोगे बताओ? एकदम इजी है, अपने आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगी। क्या करना है? सबसे पहले तो वही, जब भी कोई आए तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन करो। उसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप समझ रहे हो? 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन की ऑथोराइज्ड है कि नहीं है, क्लाइंट इज ऑथोराइज्ड और नॉट। तो एक तो आईडी पासवर्ड जो डाला 1 स्टेप, फिर उसके बाद भी ओटीपी मांगता है, तो ये 2 स्टेप हो गया, 2 फैक्टर या 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन। फिर भी आपको बोलता है ओटीपी दो। कभी भी किया है ऑनलाइन बैंकिंग तो खाली आईडी पासवर्ड करेक्ट डालने से नहीं होता, आपको ओटीपी भी डालना पड़ता है, ठीक है। तो फिर बोल रहा है पासवर्ड मैनेजमेंट पॉलिसी सिखाओ, ट्रेन करो यूजर्स को अबाउट पासवर्ड मैनेजमेंट पॉलिसी, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन बना के रखो, अच्छे से रिटर्न करो, ट्रेनिंग करो एम्प्लॉयज को, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज जिससे सिक्योरिटी कंसर्न्स ब्रीच ना हो, ठीक है। और फिर उसके बाद इंसिडेंट रिपोर्टिंग, आप समझ रहे हो? इंसिडेंट रिपोर्टिंग मतलब कोई अगर ऐसा लग रहा है सस्पिशियस एक्टिविटी कोई के अकाउंट में तो उसको रिपोर्ट करो, और क्या क्या कंट्रोल्स लगाया उसके लिए, ऑडिट ट्रेल्स मेंटेन करके रखो, लॉग्स मेंटेन करके रखो, ऑडिट करवाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे चीज है, समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे, मैंने आपको आपके मैथ में इससे भी ज्यादा पॉइंट्स है, बट आप 4-5 लर्न करो, सारा लर्न करना पॉसिबल नहीं है, 4-5 भी लर्न करोगे तो चलेगा, ठीक है। तो और कंपोनेंट में क्या है?
अब और कंपोनेंट में बोला है कि इतना सारा आप डेटा को डेटा वेयरहाउस में स्टोर करके रखे हो, मान लो उस रूम में आग लग गया, डेटा वेयरहाउस जल गया, आपने बहुत सारा प्रिकॉशंस लेके रखा था उसके बावजूद भी, तो पूरा बैंक खत्म हो जाएगा। तो आपने क्या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए या डेटा बैकअप के लिए कोई रिकवरी सेंटर रख के रखा है? डिजास्टर रिकवरी सेंटर है कि नहीं? बैकअप सेंटर्स भी तो रख के रखना पड़ेगा कि अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपने डेटा बैकअप किया है कि नहीं, आपका एक रिकवरी सेंटर है कि नहीं जहां पे डेटा का रिकवरी हो सकता है कि नहीं। तो और एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या हो गया सीबीएस में फंक्शन करने का, डेटा रिकवरी सेंटर, डिजास्टर रिकवरी सेंटर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा सेंटर एंड डिजास्टर रिकवरी सेंटर। डिजास्टर रिकवरी सेंटर मतलब जहां पे डेटा का बैकअप्स लिया हुआ है। अलग से और एक रूम है, हिडन रूम है जो किसी को नहीं पता है, वहां पे क्या किया हुआ है, डेटा का बैकअप्स लिया हुआ है। ये सारे जो डेटा वेयरहाउसेस क्रिएटेड है ना, उनका बैकअप्स लिया हुआ है, ताकि अगर कुछ इवेंट हो जाए तो तुरंत जो है एम्प्लॉयज को ट्रेन करके हम लोग मिनिमम से मिनिमम टाइम में अपने ऑपरेशन को रिज्यूम कर सके इस सेंटर में। तो ये हो गया मेरा डेटा रिकवरी सेंटर, समझ में आया? तो यहाँ पे भी अलग अलग डेटाबेस सर्वर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सब लगाए गए हैं, क्लियर। और एक मैनुअल्स बना के रखा हुआ है कि कैसे अगर कोई डिजास्टर हो जाए तो कैसे एग्जीक्यूशन करना है। सो मेक अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हाउ टू व्हाट आर द इवेंट्स दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर, क्लियर है। एंड लास्टली इतना सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है तो उसको मैनेज करने के लिए वहां पे फ्रॉड का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करो, उसके लिए भी एक सर्विलेंस करके रखो, समझ में आया? तो ये हो गया मेरा ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस टू लोकेट एनी काइंड ऑफ फ्रॉड फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट, ठीक है। सो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग फॉर फ्रॉड डिटेक्शन। क्लियर है यहां तक? तो 3 पॉइंट बस यहाँ एक्स्ट्रा है। देखो पहला 2 पॉइंट तो एकदम इजी है, डेटाबेस एनवायरनमेंट कंपोनेंट का मेन पार्ट होता है, एप्लीकेशन होता है। फिर मैंने बोला सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी दो चीज का, नेटवर्क का सिक्योरिटी, एप्लीकेशन का सिक्योरिटी। फिर मैंने बोला अगर कोई हादसा हो गया तो रिकवरी का दरकार है, तो डेटा रिकवरी सेंटर भी लगा के रखो। फिर उसके बाद बोला ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत सारा होता है, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को कंटिन्यूअसली एक मॉनिटर करो, लॉग्स मेंटेन करके रखो, और उसके लिए क्या आपने किया है, दैट्स इट, वेरी इजी, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर कंपोनेंट्स बोलेगा ना तो आपको ये 5 पॉइंट लिख कर आना है। आर्किटेक्चर बोलेगा तो जो मैंने स्टार्टिंग में ये सारे पॉइंट्स बताए, डेटाबेस सर्वर, ये लिख कर आना है। और अगर बोलेगा फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में तो आपको ये लिख कर आना है। तो है तीनों एक ही चीज, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, बस खाली 1-2 पॉइंट्स अलग अलग दिया हुआ है एक ही चीज। बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? कम ऑन टेल मी, यहां तक पूरा लर्न हुआ कि नहीं? ये लर्न करो एक साथ कंपोनेंट्स। मतलब अगर आप आर्किटेक्चर समझ लोगे तो आपको अंदर का भैया क्या लिखना है आप अपने आप कर सकते हो, अंदर में क्या लिखना है बताओ। तो ये मेन क्लास है जो पूरे चैप्टर में आपको समझना है, जिससे क्वेश्चंस भी आते हैं। एंड डोंट वरी, कॉपी नहीं करो, ये रिटन नोट्स मेरा जो है मैं आपको दे दूंगी, आप चिंता नहीं करो, आपको यही नोट्स पढ़ लेना, ठीक है। बताओ यहां तक लर्न हुआ कि नहीं? ऑनेस्टली टेल मी, यहां तक लर्न हुआ कि नहीं? डन। अब इसके बाद हम लोग पीपीटी से करेंगे, ठीक है, जो मैंने आपके लिए रेडी किया डिजिटल नोट्स, ओके। वैसे तो मैं आपको डिजिटल नोट्स दिखा रही हूँ, बट आप डायरेक्टली इंस्टी के मैथ से भी कर सकते हो, डिट्टो सेम है। बट अभी तक जितना भी कवर किया है देखो डिजिटल नोट्स उसका रेडी है, एक बार चेक कर लो। इसके अलावा 3 चीज अभी हम लोग और करेंगे। क्या 3 चीज? ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीबीएस कोर बैंकिंग सिस्टम, फीचर्स ऑफ सीबीएस। अब बताओ 2 पॉइंट अलग अलग देने का कोई मतलब बनता है? अननेसेसरीली स्टूडेंट को हैरेस करना है, इसका क्या अलग मतलब है? एक ही है बट फिर भी अलग अलग पॉइंट्स दिया हुआ है वही एक ही मतलब, वही सेंट्रलाइज डेटाबेस मेंटेन करना है, रियल टाइम अपडेशन हो जाना चाहिए, रियल टाइम प्रोसेसिंग होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगा बैंक्स का, ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगा, एक ही चीज बार बार दिया हुआ है। तो ये सब तो आपको पता ही है, इसका फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो ये चीज हम लोग करेंगे।
ठीक है, डायरेक्टली हम लोग कहां से करेंगे बताओ, नोट से करेंगे मेरा। और इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आ सकता है, की एस्पेक्ट्स इन सीबीएस। सीबीएस का बोल रहा है चार्ट टू फर्दर की एस्पेक्ट है। जब भी आप अगर एक बैंक हो और आप सोच रहे हो सीबीएस का आर्किटेक्चर इन्वॉल्व करना है, तो ये 4 चीज इन्वॉल्व करना मत भूलना। जब भी आप कोर बैंकिंग सिस्टम करोगे तो ये 4 चीज जरूर ध्यान रखना। इंफॉर्मेशन का फ्लो एकदम सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए और क्विक फ्लो होना चाहिए, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो बोला सेंट्रलाइज डेटाबेस, स्पीड एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे मान लो मैं एटीएम मशीन में गई, मुझे अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना है। अब एटीएम में मैं एंटर कर रही हूँ, आधी घंटा हो गया, मुझे बैंक बैलेंस नहीं दिखाई दिया, तो इन्फॉर्मेशन फ्लो क्विक नहीं था, एक्यूरेट नहीं था, स्पीडीली नहीं था, या गलत दिखा दिया। तो इन्फॉर्मेशन फ्लो पर ध्यान देना है। जब भी आप सीबीएस बनाओ, ऐसा आर्किटेक्चर बनाओ कि इन्फॉर्मेशन फ्लो एकदम क्विक हो, फास्ट हो और एक्यूरेट हो, करेक्ट हो। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कस्टमर का पर्पस सॉल्व हो। कस्टमर को हम लोग सीबीएस क्यों बना रहे हैं? अल्टीमेटली कस्टमर को खुश करने के लिए। तो कस्टमर सेंटर्ड होना चाहिए, कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर का सारा क्वेरीज को रिजॉल्व कर सके। कस्टमर को टारगेट करके बनाओ ताकि कस्टमर को राइट ऑफर दे सके, राइट टाइम पर उनका क्वेरीज को सॉल्व कर सके, जिससे ओवरऑल बैंक का भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। क्योंकि अल्टीमेटली बैंक ये सॉफ्टवेयर किसके लिए लगा रहे हैं? कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। तो अपने सॉफ्टवेयर को जब भी बनाओगे कस्टमर सेंटर्ड होकर बनाना। कस्टमर का हमारा सारा क्वेरीज रिजॉल्व हो जाना चाहिए विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जो भी आप सीबीएस इंस्टॉल करो, मेक श्योर यू आर कंप्लाइंग द स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। आरबीआई का जितना भी रेगुलेशन है वो कंप्लाई होना चाहिए। आरबीआई का रेगुलेशन ओवरराइड नहीं होना चाहिए। जैसे हर एक चीज का लिमिट होता है ना, आरटीजीएस इतना लिमिट तक कर सकते हो, एक दिन में इतना विड्रॉल अलाउड है, एक दिन में इतना रुपये एटीएम से आप विड्रॉ कर सकते हो। तो वो सारे लिमिट्स को ध्यान में रखकर आप सीबीएस को बनाओ। कहीं ऐसा नहीं है सीबीएस में लूपहोल्स आ जाए जिसकी वजह से आरबीआई का रेगुलेशन ही ना मीट हो। तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस इज वेरी एसेंशियल। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, ताकि इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड आरबीआई एक्ट 1934 का सारा रेगुलेशंस कंप्लाई हो सके। और आप जो भी सॉफ्टवेयर लगा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप महंगा सॉफ्टवेयर 1 करोड़ का सॉफ्टवेयर लगा दो, उतना ही लगाओ जितना जरूरत है, उतना ही मॉड्यूल्स लो। आपको पता है हर एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, उतना ही मॉड्यूल लो जितना आपको दरकार है। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सो मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो आपको नहीं लगता ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ा है? तो एग्जाम में बहुत बार आता है 4 मार्क्स का की एस्पेक्ट्स इन सीबीएस, और ये 2-2 मार्क्स का आया हुआ है। तो कोई भी 2 फीचर मन से बोल दोगे, नहीं बोल पाओगे अपने मन से। कोई भी 2 फीचर बताओ। मैंने अभी आपको इतना सारा फीचर्स बताया, कोई भी 2 फीचर बताओ चलो अपने मन से। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, कुछ भी आया बताओ, टेल मी। कोई भी 2 फीचर, एनी 2 फीचर विच यू वांट, एनी 2 फीचर, 4 फीचर, चलो बताओ। बोलो। कोर के नाम में ही छिपा हुआ है, ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग हो रहा है, तुरंत आपका क्वेरी रिजॉल्व होकर आपको आंसर मिल जा रहा है, और ऑनलाइन कभी भी कर सकते हो। तो ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ पे। और जो भी आप कर रहे हो, अमाउंट का ट्रांसफर कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, तुरंत सेंट्रलाइज डेटाबेस में इमीडिएटली अपडेट हो रहा है। तो क्वेरीज भी तुरंत प्रोसेस हो रहा है और अपडेशन भी तुरंत हो रहा है। ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इमीडिएटली। ऐसा नहीं है 2-3 दिन का समय के बाद रिफ्लेक्ट होगा, तुरंत के तुरंत रिफ्लेक्ट होगा। ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इन द सेंट्रलाइज डेटाबेस इमीडिएटली, पोस्टेड इमीडिएटली, तुरंत के तुरंत सब हो रहा है। तो तुरंत का तुरंत प्रोसेसिंग हो रहा है, तुरंत का तुरंत पोस्टिंग हो रहा है, और एक ही जगह सारे डेटा जाके स्टोर हो रहे हैं। सेंट्रलाइज डेटाबेस, सेंट्रलाइज डेटाबेस है ना, एक ही जगह सेंट्रलाइज डेटाबेस, एक ही जगह सब कुछ अपडेट हो जा रहा है, सेंट्रलाइज डेटाबेस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ऑपरेशंस भी सेंट्रलाइज्ड है, समझ में आ रहा है। सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सारा काम करके दे रहा है, मेन होस्ट कंप्यूटर, ठीक है। और बताओ और क्या हो रहा है, खुद सोच के बताओ। ऑपरेशनल टाइम कम हो जा रहा है, बैंकर्स लोग का मेहनत कम हो रहा है ना। और अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग चैनल्स बना दिया गया, एटीएम चैनल्स अलग, इंटरनेट बैंकिंग चैनल अलग, तो अलग अलग हायरार्की बना दिया गया है। बिजनेस ऑपरेशंस के लिए सेपरेट हायरार्की, है ना। सो सेपरेट हायरार्की फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस। फिर अपने आप लिख लेना यार, फीचर्स तो कितना इजी है। एरर्स कम होगा,
कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, कस्टमर कहीं से भी बैठ के इंटरैक्ट कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस बाय कस्टमर, रिमोट एक्सेस और इंटरेक्शन विद कस्टमर, दुबई में भी बैठ के इंडिया का एसबीआई का बैंक अकाउंट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, खोल सकते हो, ठीक है, रिमोट एक्सेस इंटरेक्शन विद कस्टमर्स, कितने सारे फीचर अपने आप लिख सकते हो, यस और नो बताओ। मल्टीपल चैनल से आप एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल फोन, कंप्यूटर फोन एटसेट्रा, कहीं पे भी एनी टाइम एक्सेस है, सेंट्रलाइज इंटरेस्ट एप्लीकेशन है, क्लियर, बताओ क्लियर और नॉट, लिख लोगे ये सब अपने आप। सो दैट्स इट, आज इतना ही मैं पढ़ाऊंगी। अब यहां से पूरा हम लोग जितना भी अभी मैंने डिटेल्स में डिस्कस करवाया सब हम लोग चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पीपीटी। कम ऑन, फीचर्स किया, कैरेक्टरिस्टिक्स किया, जो जो किया सब देख लो। चलो फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। फीचर्स कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिया, बात तो एक ही है ना, बट फिर भी अलग अलग दिया हुआ है। देखो कॉमन डेटाबेस बताया था ना मैंने, कॉमन डेटाबेस, क्लियर। फिर उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दरकार है, पता है आपको, एडवांस टेक्नोलॉजी है, पता है आपको, ठीक है, अलग अलग स्टेट में इंप्लीमेंट हो सकता है, पता है आपको, ऑल राइट। एग्जाम्पल्स बताओ, अभी मैंने बोला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल, फिनैकल, फिनवन, फ्लेक्सक्यूब, बैंक्स, बैंकमेट, पांचों का नाम मैंने आपको लर्न करवाया, बताओ। सीबीएस सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है कि कोई भी 3 सीबीएस सॉफ्टवेयर का नाम बताओ, कोई भी 3 या 4 सीबीएस सॉफ्टवेयर का नाम बताओ, लर्न हुआ कि नहीं, और सबके बारे में एक एक लाइन लिख सकोगे कि नहीं। फिनैकल के बारे में क्या लिखोगे, इन्फोसिस ने बनाया, मैंने आपको बताया बताया ना, इन्फोसिस ने बनाया, एनआर नारायण मूर्ति, नंदन नीलकनी, who are the co-founder of Infosys have developed this Finacle banking software जो बहुत सारे मॉड्यूल्स को कवर करता है। फिर फिनवन जो है ग्लोबल बैंकिंग प्रोडक्ट है, ग्लोबल बैंक्स भी इसको यूज करते हैं। फ्लेक्सक्यूब जो है वो भी सारे मॉड्यूल्स को कवर करता है, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को बढ़ाता है। तो खाली आपको यही सब लिख देना, आपको पता तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लेता है, समझ में आ रहा है, तो अपने आप लिख देना। फिर वैसे ही बैंक्स बोल रहा है कस्टमर बेस्ड है, ये कस्टमर पे सबसे ज्यादा ध्यान देता है, कस्टमर सेंटर्ड सॉफ्टवेयर है, कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस मॉडल। तो एग्जाम में अलग से पूछेगा कस्टमर को ध्यान में रखकर कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया गया, बैंक्स, BNCS, ठीक है। बैंकमेट, ये भी क्या है, स्केलेबल है, आप इसको चेंज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर में मैंने बोला था ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अलग अलग मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हो, जैसे ईआरपी नहीं पढ़ा क्या, ईआरपी में मॉड्यूल्स कैन बी एडेड, कैन बी डिलीटेड, कस्टमाइज हो सकता है, तो वैसे ये सब कस्टमाइज हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैंक। तो वही चीज बोला, अलग अलग सॉफ्टवेयर का नाम है, याद हुआ कि नहीं बताओ, फिनैकल, फिनवन, बैंक्स, बैंकमेट, फ्लेक्सक्यूब, ठीक है। फिर इसके बाद देखो फीचर्स अभी किया, ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग, पोस्टेड इमीडिएटली, ट्रांजैक्शन, डेटाबेसेस अपडेटेड, रिमोट इंटरैक्शन, कोई भी एनी 6, लर्न एनी 6 पॉइंट्स, एनी 6 पॉइंट्स, लर्न एनी 6 पॉइंट्स, ऑलरेडी मैंने कराया आपको। की मॉड्यूल्स ऑफ सीबीएस, क्या क्या मॉड्यूल्स है, की मॉड्यूल्स जो कि मैंने बोला ना फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस उसी का पार्ट्स है। तो देखो क्या क्या है, बैक ऑफिस क्या बोला है, बैक ऑफिस में क्या क्या रहेगा, डेटा वेयरहाउस रहेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, होस्ट कंप्यूटर, तो वही है डेटा वेयरहाउस, मतलब आप समझ गए, वही जो मेन डेटाबेस सर्वर मैंने आपको दिखाया था। क्रेडिट कार्ड सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम को मैनेज करने के लिए सब बैक ऑफिस का पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद बैक ऑफिस में और क्या क्या आता है मैंने आपको बताया था, एटीएम का जो स्विच होता है वो मैंने बोला आपको बैक ऑफिस है। फिर सेंट्रल सर्वर जो एप्लीकेशन सर्वर मेन जो कनेक्ट करता है क्लाइंट को और डेटाबेस सर्वर को, ठीक है। फिर ये सारे क्या हो गए, फ्रंट ऑफिस के पार्ट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है बताना पड़ेगा, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल फोन में ऐप डाउनलोड करके कर सकते हो। फोन बैंकिंग जो फोन नंबर के थ्रू आप करते हो, समझ में आया। ब्रांच बैंकिंग जो ब्रांच में जाकर विजिट करके करते हो, तो ब्रांच क्या करता है, कन्फाइंस इटसेल्फ टू फॉलोइंग की फंक्शन, क्रिएटिंग मैनुअल डॉक्यूमेंट, डीडी ये सब बना कर देता है, चेक देता है, ठीक है। इनिशिएटिंग बिगिनिंग ऑफ डे ऑपरेशन, एंड ऑफ डे ऑपरेशन, रिव्यू करता है। तो ये सारे की मॉड्यूल्स मतलब आप समझ गए, फ्रंट एंड और बैक एंड का जो मैंने आपको पार्ट्स बताया था। फिर 4 तो की एस्पेक्ट मैंने अभी आपको बताया, ये पढ़ो, क्लियर है कि नहीं देखो।
बताया ना मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स, यस और नो? एक्यूरेट होना चाहिए इंफॉर्मेशन, कस्टमर को फोकस करके बनाना चाहिए, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, आरबीआई का रेगुलेशंस मीट करना चाहिए, और जितना मॉड्यूल्स दरकार है उतना ही सॉफ्टवेयर में लगाओ, अननेसेसरली अनाप शनाप पैसा वेस्ट मत करो, है ना? टेल मी यस और नो, क्लियर है कि नहीं यहां तक पूरा पिक्चर? कंपोनेंट्स मैंने आपको पढ़ा ही दिया। ये डायग्राम जो मैंने आपको दिखाया था, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, एटीएम चैनल सर्वर, सब बताया ना। एटीएम चैनल सर्वर में क्या बताया, इसके अंदर क्या रहता है? मैंने बोला एटीएम स्विच रहता है, और क्या मैंने बोला, डिटेल रहता है ना कस्टमर का एटीएम के सर्वर में। सेंट्रल डेटाबेस तो पूरा दिन बिजी रहता है, तो इसमें ऑटोमेटिकली हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर उसके बाद ये पॉजिटिव बैलेंस फाइल दिखाएगा कस्टमर्स का। इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है। नेम पासवर्ड रहता है सारा बैंकिंग कस्टमर्स का। फिर याद है मैंने आपको बोला था एटीएम सर्वर में पिन नंबर नहीं रहता एटीएम अकाउंट होल्डर का, लेकिन इसमें सब कुछ रहता है। देन इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर, कस्टमर का लॉगिन आईडी पासवर्ड ऑथेंटिकेट चेक करके देता है ना कि ऑथेंटिकेटेड कस्टमर है कि नहीं। फिर वेब सर्वर www.icici.com जो HTTP प्रोटोकॉल यूज करता है, वेब ब्राउजर यूज करता है। प्रॉक्सी सर्वर बताया था ना, प्रॉक्सी सर्वर के बारे में। क्लाइंट किससे कनेक्ट करता है? प्रॉक्सी से। फिर वो किससे कनेक्ट करता है? चैनल सर्वर से। फिर वो किससे कनेक्ट करता है? एप्लीकेशन सर्वर से। वो किससे करके रखा है? डेटाबेस सर्वर से। फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो मैंने बोला था, ठीक है? ये डायग्राम देख रहे हो, समझ में आ रहा है? ये सारा क्लाइंट हो गया, एटीएम, इंटरनेट, फोन, टीवी, पीडीए। ये सारा चैनल सर्वर हो गया, वेब सर्वर, एसएमएस, एटीएम, ब्रांच, आईवीआर, आईवीआर फोन के केस में ये एप्लीकेशन सर्वर, और ये होस्ट सर्वर। डेटाबेस सर्वर मतलब देख लो, ठीक है? तो बेसिकली मैंने आपको जो रिटन नोट्स दिया ना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो पूरा मेरा रिटन नोट्स को अच्छे से लर्न कर लेना, जो मैंने लिखा है अभी मैं आपको दे दूंगी, उसके बाद ये वाला पीपीटी पढ़ लेना, पूरा हो जाएगा, ठीक है? तो आज इतना तक ही रखते हैं, बट अगर अभी ये नहीं पढ़ोगे तो ये मेरा गारंटी आप भूल जाओगे। थोड़ा टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड है ये चैप्टर, नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे। तो मेक श्योर करना जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है आप पूरा लर्न कर लोगे, अच्छे से पूरा का पूरा लर्न कर लोगे। अब इसका नेक्स्ट क्लास इजी होने वाला है, हम लोग ये सब पढ़ेंगे, कमर्शियल बैंक का सर्विसेज क्या है, क्या परफॉर्म करता है, फंक्शंस, तो बहुत इजी होने वाला है। आज का क्लास सबसे डिफिकल्ट है मैं बोलूंगी पूरा चैप्टर में। ये वाला क्लास समझ लोगे तो बाकी सारे क्लासेस आपको इजी लगेंगे। कर लोगे ना, बताओ? ठीक है, तो यहां तक पूरा अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्लास बहुत इजी होने वाला है, ट्रस्ट मी, बट उसके लिए आपको यहां तक लर्न करके आना पड़ेगा, ठीक है?